हेलो एवरीवन, स्वागत है बेटा आप सबका हमारे इस नए लेक्चर में कंटिन्यूटी के। और लास्ट लेक्चर बेटा हमारा पहला लेक्चर था इस चैप्टर का, और मुझे पूरी उम्मीद है बेटा कि जितने भी हमने डेफिनेशन वाला पोर्शन किया है और जो सवालों की हमने प्रैक्टिस भी की है बेटा, उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा होगा कंटिन्यूटी वाले चैप्टर में। तो आज का बेटा हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। कुछ सवालों की प्रैक्टिस होगी, थोड़ी सी हम थ्योरी और आगे लेके जाएंगे। और जैसा बेटा मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि कंटिन्यूटी कोई बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, तो और 3-4 लेक्चर और फिर कंटिन्यूटी बेटा एंड हो जाएगा। उससे ज़्यादा हम नहीं चलाएंगे, ज़बरदस्ती खींचेंगे नहीं चैप्टर को। जितना मुझे रेलेवेंट लगेगा बेटा उतना मैं आपको करवाऊंगा, और उसके बाद फिर हम अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं सवालों के साथ। कल हम बेटा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे थे। आज के लेक्चर का हमारा बेटा जो पहला सवाल है आज के लेक्चर का, दैट इज लेट fx जो फंक्शन है उसको बेटा मैं डिफाइन कर देता हूं। e raised to the power 2x plus 1 minus x plus 1 into e raised to the power x plus e raised to the power minus x divided by x into e raised to the power x minus 1, x into e raised to the power x minus 1। ये बेटा है when x is not equal to 0, when x is not equal to 0, and इसकी वैल्यू है k, इसकी वैल्यू है k when x is equal to 0, इसकी वैल्यू है k when x is equal to 0। आपको बेटा क्वेश्चन में बोला जा रहा है if fx is continuous, if fx is continuous at x equal to 0, if fx is continuous at x equal to 0, then k equals k का क्या वैल्यू होगा बेटा, ये सवाल है हमारे पास। मैं आपको ऑप्शन से देता हूं। पहला ऑप्शन है हाफ, दूसरा ऑप्शन हमारे पास है 1, तीसरा ऑप्शन है बेटा हमारे पास 3/2, एंड चौथा ऑप्शन है बेटा हमारे पास 2। ये 4 ऑप्शंस आपको दिए हुए। थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। बोला जा रहा है fx एक फंक्शन है और बोला जा रहा है कि वो x इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूअस है। अब कल बेटा मैंने आपको कंटिन्यूटी का डेफिनेशन बताया था। किसी भी फंक्शन को बेटा हम कंटिन्यूअस कब बोलते हैं, जब उस वैल्यू पर, उस पॉइंट पर लिमिट एग्जिस्ट कर रही हो, और लिमिट एग्जिस्ट करने के अलावा जो लिमिट की वैल्यू आएगी बेटा वो सेम चीज फंक्शन की भी वैल्यू होनी चाहिए उस पॉइंट पे। अब मैंने आपको कल लिखाया था, मान लीजिए अगर मैं x अप्रोचेज a पर देखूं तो कंडीशन होती है लिमिट x approaches a, fx जो होगा that should be equal to f of a, that should be equal to a finite quantity। ये मैंने आपको बेटा कल स्टेटमेंट दिया था, और मैंने बोला था कि पूरे चैप्टर का जो सार है बेटा, पूरे चैप्टर का जो बेसिक है वो यही है। अगर मुझे ये चीज समझ में आती है तो ये पूरा का पूरा चैप्टर बेटा मेरे लिए समझ पाना बहुत आसान है, ठीक है ना, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। तो देखिए आपको इसमें बेटा ये बात समझ में आती है कि यार अगर ये कंटिन्यूअस दिया हुआ है, तो अगर ये कंटिन्यूअस दिया हुआ है इसका मतलब क्या होगा, लिमिट एग्जिस्ट कर रही होगी x इक्वल टू 0 पे। x इक्वल टू 0 पे इसकी लिमिट देखो कहां जा रही है। अगर आप लिमिट निकालेंगे, लिमिट x अप्रोचेस 0, इसकी लिमिट क्या होगी, e रेज़ टू द पावर 2x प्लस 1 माइनस x प्लस 1 टाइम्स e रेज़ टू द पावर x प्लस e रेज़ टू द पावर माइनस x डिवाइडेड बाय x इनटू e रेज़ टू द पावर x माइनस 1। ये हमारे पास बेटा सवाल था। When x approaches 0, आप देख सकते हैं बेटा ये प्रोफाइल, ये 0 की तरफ जा रहा होगा 1 प्लस 1, ये टोटली 2 लिखा हुआ है। ये 0 की तरफ जा रहा होगा 1 इनटू, ये 0 की तरफ जा रहा होगा तो 2 माइनस 2, 0/0 का प्रोफाइल, 0/0 का प्रोफाइल है बेटा। मैं आपको सबसे पहले बोलता हूँ जो चीज हमें क्लियर है, जैसे हमें पता है कि यार अगर मैं यहाँ पर x डिवाइड करूँ और एक x मल्टीप्लाई कर दूं तो ये e की पावर x माइनस 1/x, ये वाली पूरी बाउंड्री तो 1 की तरफ जाएगी। e की पावर x माइनस 1/x, ये वाला बेटा जो पूरा मैंने सर्कल बनाया तो 1 की तरफ जाएगा, ये तो प्रोफाइल है। ये फैक्टर को तो आप हटा सकते हो। मतलब ये सवाल इफेक्टिवली क्या लिखा हुआ है, लिमिट x अप्रोचेस 0, e रेज़ टू द पावर 2x प्लस 1 माइनस x प्लस 1 इनटू e रेज़ टू द पावर x प्लस e रेज़ टू द पावर माइनस x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। देखो ये x और x स्क्वायर। तो हमारे पास ये बेटा सवाल दिया हुआ। लिमिट इसका निकालना है, अगर आप चाहो तो एक्सपेंशन करके निकाल लो, अदरवाइज मैं आपको बेटा सजेस्ट करूंगा लॉपिटल लगा लो। आपको जो मेथड लगाना है आप वो लगाओ। लॉपिटल लगाना हो आप लॉपिटल लगाओ, एक्सपेंशन आपको बेटा करना हो आप एक्सपेंशन करो, आपकी इच्छा। जैसे
अगर मान लीजिए बेटा मैं लॉपिटल से जाता हूं, तो लॉपिटल से जाऊंगा तो इसका डिफरेंशिएशन मैं करूंगा e की पावर 2x का डिफरेंशिएशन e की पावर 2x, 2x का डिफरेंशिएशन 2 प्लस 1 का डिफरेंशिएशन 0, तो ये आ गया हमारे पास, माइनस यहां पर प्रोडक्ट रूल लगेगा। सबसे पहले x प्लस 1 कांस्टेंट, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x, x का 1 प्लस e की पावर माइनस x का डिफरेंशिएशन e की पावर माइनस x और माइनस x का माइनस 1, तो ये आ गया मेरे पास, ठीक है ना। यहाँ पे माइनस साइन है, प्रोडक्ट रूल लगाया हूं, इसको कांस्टेंट रखा, इसको डिफरेंशिएट किया, प्लस अब इसको कांस्टेंट रखते हैं, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन क्या आएगा बेटा 1 आएगा। और पूरे के डिनोमिनेटर में देखिए x स्क्वायर लिखा है, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आ जाएगा 2x, करेक्ट। अब ऐसा करते हैं, इसको एक दफे और डिफरेंशिएट करते हैं। पहले अंदर वाले को थोड़ा सा सिंपलीफाई करके लिख लेते हैं ताकि देख ले कुछ कैंसिल आउट हो रहा हो। तो हमारे पास देखो क्या लिखा हुआ है, लिमिट x अप्रोचेस 0 2 into e की पावर 2x माइनस, अंदर देखिए x जब इसमें मल्टीप्लाई होगा तो x into e की पावर x, x जब इसमें मल्टीप्लाई होगा तो माइनस x into e की पावर माइनस x, प्लस 1 इसमें मल्टीप्लाई होगा तो प्लस e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x, और प्लस ये ओपन अप होगा तो प्लस e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x, ये आपके पास लिखा हुआ, ठीक है। ये बेटा आपके पास लिखा हुआ है। अब इसमें आप ध्यान से बेटा देखिए, एक सेकंड, प्लस जैसे करेंगे e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x, ये आपके पास लिखा हुआ, ठीक है ना। 1 यहाँ पे किया तो e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x, और यहाँ ओपन अप किया तो e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x, ये चीज हमारे पास आएगी। जैसी बेटा ये चीज हमारे पास आएगी, इस पूरे के देखो डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है, डिनोमिनेटर में तो 2x से लिखा है यहाँ, तो यहाँ से बेटा आप देख सकते हैं e की पावर माइनस x और e की पावर माइनस x वाला टर्म तो कट गया, और ये e की पावर x और e की पावर x है, इसको यार आप एक साथ ना प्लस 2 into e की पावर x लिख सकते हो, ठीक है। अब इसको बेटा डिफरेंशिएट करो एक दफे अगर और डिफरेंशिएट करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 2 कांस्टेंट है e की पावर 2x का, e की पावर 2x और 2x का डिफरेंशिएशन 2, ये हो गया, माइनस अंदर जाएंगे, इसमें प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, x डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर x इज e की पावर x प्लस e की पावर x डिफरेंशिएशन ऑफ x इज 1, माइनस इधर अंदर जाएंगे, x कांस्टेंट e की पावर माइनस x का डिफरेंशिएशन e की पावर माइनस x का माइनस 1, और प्लस e की पावर माइनस x कांस्टेंट x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस 2 into e की पावर x का 2 into e की पावर x ही आएगा, और डिनोमिनेटर में बेटा डिनोमिनेटर में 2x का डिफरेंशिएशन आ जाएगा 2, ये मेरे पास आया। जैसे बेटा ये चीज अपने पास आई, अब देखिए इसको थोड़ा ओपन अप करते हैं, या ऐसे भी आप देखिए इनडिटरमिनेट फॉर्म तो हट चुका है, लिमिट x अप्रोचेस 0, इनडिटरमिनेट फॉर्म हट चुका है, आप देख सकते हैं। जैसे बेटा आप x को 0 की तरफ लेके जाओगे, e की पावर 0, यार ये तो 1 की तरफ जाएगा, e की पावर 0 ये भी 1 की तरफ जाएगा, e की पावर 0 ये भी 1 की तरफ जाएगा, e की पावर ये 0 ये भी 1 की तरफ, ठीक है। x अप्रोचेस 0 है तो ये वाला फैक्टर तो 0 की तरफ चला गया, e की पावर 0 1 की तरफ, e की पावर 0 1 की तरफ, तो इफेक्टिवली लिखा क्या हुआ है, इफेक्टिवली बेटा ये लिखा हुआ है 2 into 2 4 माइनस ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा हुआ है, x अप्रोचेस 0, ये 0 हो गया, ये वाला पूरा चीज यहाँ पर लिखा है 1, फिर यहाँ पे माइनस के साथ क्या लिखा है, x अप्रोचेस 0, ये गायब, और ये आपके पास लिखा हुआ है 1, और प्लस क्या लिखा हुआ है बेटा, प्लस यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ है 2, ये हमारे पास लिखा है, और ये पूरी चीज डिवाइडेड बाय 2, 1 माइनस 1 गया, 4 माइनस 2 2 बाय 2 1 आता, देख लो इसका लिमिट बेटा 1 आ रहा है आपके पास, बी ऑप्शन आना चाहिए अपना आंसर। चेक कर लीजिए एक बार बेटा, मैं भी अपना आंसर चेक कर लेता हूँ अपने हिसाब से, बी ऑप्शन बेटा इसका आंसर आएगा, बिल्कुल सही, बिल्कुल हमने बेटा सही निकाला है, आंसर विल बी 1, ठीक है ना। तो सिंपल बेटा मैंने लॉपिटल लगाया, अगर आप चाहते है ना, या अगर आप घर पे चाहें बेटा तो यहाँ पर आप सीरीज एक्सपेंशन भी लगा सकते हैं, e की पावर 2x का आप एक्सपेंशन लिखिए, e की पावर x का एक्सपेंशन लिखिए, e की पावर माइनस x का एक्सपेंशन लिखिए, ऊपर पावर 2 वाले टर्म्स तक लीजिए, नीचे भी पावर 2 वाले टर्म्स तक लीजिए, सॉल्व हो जाएगा, है ना। नीचे देखो मैक्सिमम पावर 2 है तो ऊपर भी आपको मैक्सिमम पावर 2 तक लेना है, आप चाहेंगे तो बेटा सॉल्व हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। आंसर इसका 1 आ जाएगा, 4 माइनस 2 2 बाई 2 इज 1। चलिए इसको क्लियर करते हैं बेटा, अगले सवाल की तरफ अपन आगे बढ़ते हैं, मैं बोर्ड जल्दी से क्लियर कर देता हूँ, ठीक है बेटा। देखिए बोर्ड अपना क्लियर हो चुका है, अगला सवाल मैं आपके लिए नोट करता हूँ।
नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है बेटा, व्हाट वैल्यू मस्ट बी असाइन्ड टू k, व्हाट वैल्यू must be assigned, what value must be assigned to k, what value must be assigned to k so that the function what value must be assigned to k so that the function fx is continuous at x equal to 4, is continuous at x इक्वल टू 4। फंक्शन बेटा मैं लिख देता हूं, फंक्शन हमको दिया हुआ है fx इज इक्वल टू x टू द पावर 4 माइनस 256 अपॉन x माइनस 4 और नीचे बेटा लिखा हुआ है k। ठीक है, दिस इज व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 4, दिस इज व्हेन x इज इक्वल टू 4। एकदम सरल सा बेटा सवाल है, आसान सा क्वेश्चन है। आपको बोले जा रहा है कि k का क्या वैल्यू होना चाहिए ताकि ये फंक्शन कंटिन्यूअस हो। फंक्शन को कंटिन्यूअस होने के लिए क्या होना पड़ेगा, x इक्वल टू 4 पर लिमिट एग्जिस्ट करानी पड़ेगी और इसकी लिमिट एग्जिस्ट कराने के बाद जो भी आंसर होगा वो k के बराबर होना चाहिए, फंक्शन की वैल्यू के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर बेटा देखिए आपको क्या समझ में आ रहा है कि जब x इक्वल टू 4 की तरफ आप लेके जाएंगे तो लिमिट x अप्रोचेस 4, ये लिखा हुआ है x की पावर 4 माइनस 256 अपॉन x माइनस 4, ये लिखा हुआ है। ठीक है, 256 को बेटा हम क्या लिख सकते हैं, 256 को हम 16 का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, 256 को हम 16 का स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। और इस x की पावर 4 को हम क्या लिख सकते हैं, x की पावर 4 को हम लिख सकते हैं बेटा x स्क्वायर का स्क्वायर, x की पावर 4 को आप लिख सकते हैं x स्क्वायर का स्क्वायर। तो यहाँ से ये क्या लिखा हुआ है, लिमिट x अप्रोचेस 4, ध्यान से देखिएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज a माइनस b इंटू a प्लस बी और नीचे लिखा हुआ है x माइनस 4, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, नीचे बेटा लिखा हुआ है आपके पास x माइनस 4। ठीक है, तो यहां से बेटा आपको देखो कि दिखाई दे रहा है, जैसे ही आप x को 4 की तरफ लेके जाओगे, ये तो इनडिटरमिनेट फॉर्म में है ही, इसको तो आप हटा सकते हो, 4 का स्क्वायर 16 32, इसको तो साइड कर दो, कोई काम का नहीं। x अप्रोचेस 4 में यहां ध्यान से देखो, लिमिट x अप्रोचेस 4, ये 32 हमने बाहर रख लिया, x अप्रोचेस 4 में देखो इसको आप क्या लिखेंगे, x स्क्वायर माइनस 16 को x माइनस 4 इंटू x प्लस 4 अपॉन x माइनस 4। क्लियरली बेटा मैं देख सकता हूँ ये x माइनस 4 का फैक्टर जो इंडिटरमिनेट फॉर्म का बेसिक वजह था वो हट चुका है। मैंने x अप्रोचेस 4 4 प्लस 4 8, तो फाइनल आंसर अपने हिसाब से कितना आ रहा है, इसका बेटा लिमिट का आंसर आ रहा है 32 इंटू 8। 32 इंटू 8 कितना होता है बेटा, 8 2 जा 16, 6 कैरी 1 3 8 जा 24 और 1 25, 256 आ रहा है। अच्छा अगर इसका लिमिट, अगर बेटा इसका लिमिट 256 आ रहा है मतलब कि k का वैल्यू भी क्या होना चाहिए, 256 होना चाहिए, क्योंकि लिमिट बेटा उसके बराबर आएगा तभी तो आंसर वो आएगा। ठीक है, तो बिल्कुल सही है बेटा, k इक्वल टू 256 अपना आंसर है, बिल्कुल करेक्ट। चलिए अगला सवाल देखते हैं, आसान से क्वेश्चन है बेटा, कंटिन्यूटी एक बहुत इजी चैप्टर है, तो इसको बहुत ज्यादा बेटा डिफिकल्ट खुद बच्चा बनाता है किसी भी चैप्टर को। आप अगर बेटा किसी भी चैप्टर में मेहनत नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप उस चैप्टर को अपने लिए डिफिकल्ट बनाएंगे। ठीक है ना, तो आप थोड़ा बहुत मेहनत करिए, है ना, ये आसान चैप्टर है, इसमें प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट हमको बेटा क्वेश्चन लिखा हुआ है, लेट fx इज इक्वल टू, fx की मैं आपको डिफाइनिंग बता देता हूं, साइन ऑफ ax स्क्वायर डिवाइडेड बाय x स्क्वायर और उसके बाद है 3/4 प्लस 1/4, 3/4 प्लस 1/4। ये डिफाइनिंग है व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0, ये डिफाइनिंग है व्हेन x इज इक्वल टू 0। फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ a, for what values of a, for what values of a, fx is a continuous function, fx is continuous at x equal to 0, x equal to 0 पर बेटा आपका fx कंटिन्यूअस होगा कौन सी a की वैल्यूज के लिए। ठीक है, ये हमारे पास सवाल है, ध्यान से बेटा देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, आसान सा सवाल है, अप्रोच वही रहेगा। आप अगर चाहते हैं बेटा कि x इक्वल टू 0 पर, आप अगर चाहते हैं बेटा कि x इक्वल टू 0 पर आपका फंक्शन कंटिन्यूअस हो,
तो उसके लिए आप क्या करेंगे, अगर आप चाहते हैं कि x इक्वल टू 0 पर आपका फंक्शन कंटिन्यूअस हो तो आप बोलेंगे कि इसका लिमिट एग्जिस्ट कराना चाहिए, और लिमिट एग्जिस्ट करने के बाद जो भी आंसर होगा वो फंक्शन की वैल्यू जो 0 पर है उसके बराबर होना चाहिए। तो देखिए x इज इक्वल टू 0 के आसपास आप जब लिमिट एग्जिस्ट कराएंगे, लिमिट x अप्रोचेस 0 साइन ऑफ ax स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर, ये हमारे पास लिखा हुआ है। क्लियरली बेटा मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, देखो ये 0/0 का प्रोफाइल बनता हुआ दिख रहा है। 0/0 के प्रोफाइल के लिए आप a से मल्टीप्लाई करो और a से डिवाइड करो, तो हमारे पास यहाँ पर ये क्या आ रहा है, sin 0/0 का प्रोफाइल है। देखो sin x/x का, sin θ/θ का प्रोफाइल है। तो यार ये वाली पूरी चीज तो 1 की तरफ जाएगी, मतलब इसकी लिमिट जा किसकी तरफ रही, इसकी लिमिट बेटा जा रही है a की तरफ। तो अगर आप चाहते हैं कि ये कंटिन्यूअस हो तो लिमिट जो a की तरफ जा रही है दैट शुड बी इक्वल टू ये वाली चीज, मतलब 3/4 प्लस 1/4 है, ये हमारे पास आएगा। राइट साइड बेटा अगर आप एलसीएम लेंगे, डिनोमिनेटर में एलसीएम 4a आएगा, अंदर आएगा यहाँ पे 3a प्लस 1, 4a को उधर ले जाओ तो आपके पास बेटा इसको देखो, अगर आप ठीक से इसको जमा के लिखोगे तो आपके पास लिखा हुआ है 4a स्क्वायर और माइनस 3a माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा 4a स्क्वायर माइनस 4a प्लस a, या क्या माइनस 3a माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 4a कॉमन a माइनस 1 प्लस 1 कॉमन a माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो 4a प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय a माइनस 1 इज इक्वल टू 0। a का वैल्यू हमें क्लियरली बेटा दिख रहा है -1/4 एंड 1। a के दो वैल्यूज हमारे पास आ रहे हैं, दैट इज -1/4 एंड 1। ठीक है, -1/4 एंड 1 दोनों ही बेटा वैल्यूज हो सकती हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना, कोई भी एरर नहीं है। आप फाइनली चाहे तो सब्स्टिट्यूट करके देख सकते हैं। a का वैल्यू विल बी -1/4 एंड 1। चलिए अगले सवाल की तरफ बेटा आगे बढ़ते हैं, मैं जल्दी से बोर्ड क्लियर कर देता हूं। देखिए बेटा नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन जो लिखा हुआ है वो लिखा है let fx इज इक्वल टू, फंक्शन की डिफाइनिंग देख लेते हैं, a प्लस 3 cos x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर, और नीचे है b tan ऑफ पाई बाय ब्रैकेटेड ऑफ x प्लस 3। ये हमारे पास बेटा फंक्शन है b टाइम्स ऑफ tan ऑफ पाई बाय ब्रैकेटेड ऑफ x प्लस 3। ये हमारे पास है व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0, ये हमारे पास है व्हेन x इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपके पास बेटा फंक्शन दिया हुआ। क्वेश्चन लिख रहा है if fx is continuous, if fx is continuous at x equal to 0, if fx is continuous at x equal to 0, then find a and b, then find a and b। और हमको ये भी दिया हुआ है कि यार ये वाला जो फंक्शन है दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये जो अंदर छोटा सा एक फंक्शन लिखा हुआ है ब्रैकेटेड ऑफ x प्लस 3, दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो बेटा सबसे पहले समझने की कोशिश करिए व्हेन x अप्रोचेस 0, व्हेन x इज इक्वल टू 0, जब आप x की वैल्यू बेटा यहाँ पर 0 रखेंगे तो ब्रैकेटेड ऑफ 0 प्लस 3 क्या होगा, ब्रैकेटेड ऑफ 3, और ब्रैकेटेड ऑफ 3 क्या होता है बेटा, 3 होता है, मतलब ये तो फालतू में लिखा हुआ है डराने के लिए बस, है ना, इसका एसएस तो कोई काम नहीं है, ये तो सिंपल 3 लिखा हुआ है, क्योंकि ये तो एग्जैक्टली x इक्वल टू 0 पर बात हो रही है ना, 0 प्लस या 0 माइनस पे बात नहीं हो रही, एग्जैक्टली 0 पर बात हो रही है। tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री क्या होता है, tan 60 डिग्री होता है बेटा हमारे पास √3, मतलब अगर आप देखेंगे तो 0 पर इसकी वैल्यू क्या दी हुई है, b टाइम्स ऑफ √3, क्लियर है एकदम, b टाइम्स ऑफ √3। अब अगर आप कंटीन्यूअस चाहते हैं तो आप क्या बोलेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए। ठीक है, अगर आप कंटीन्यूअस चाहते हैं बेटा तो आप बोलेंगे इसका लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए, मतलब लिमिट x अप्रोचेस 0 a प्लस 3 cos x अपॉन x, a प्लस 3 cos x अपॉन x। x अप्रोचेस 0 पर जो भी आंसर होगा, है ना, x अप्रोचेस 0 पर बेटा जो भी आंसर होगा वो आपका b टाइम्स ऑफ √3 के बराबर होना चाहिए। तो सबसे पहले तो आप देखिए बेटा ये इनडिटरमिनेट फॉर्म आना चाहिए सबसे पहले तो, अदरवाइज अगर इनडिटरमिनेट फॉर्म ही नहीं हुआ तो बेकार हो जाएगा सवाल। ठीक है, तो मुझे क्या दिख रहा है, x अप्रोचेस 0 पर ये cos 0 तो 1 की तरफ जाता है, व्हेन x अप्रोचेस 0 ये cos 0 1 की तरफ जाता है, तो न्यूमरेटर a प्लस 3 की तरफ जा रहा है, डिनोमिनेटर 0 की तरफ जा रहा है, मतलब कि सबसे पहले तो यार ये a प्लस 3 जो है ना ये 0 के बराबर होना चाहिए।
इनडिटरमिनेट फॉर्म ही नहीं बनेगा तो लिमिट इवैल्यूएट कैसे करोगे यार? तो अगर ये a + 3 0 की तरफ जाना चाहिए, मतलब a का वैल्यू होना चाहिए -3, ये बात पहले क्लियर आती। तो हमारे पास अब क्वेश्चन क्या हो गया, लिमिट x अप्रोचेस 0 -3 + 3 cos x अपॉन x², ये हमारे पास आ गया। अगर मैं -3 कॉमन ले लूं बाहर तो मेरे पास आ गया लिमिट x अप्रोचेस 0 -3 मैंने बाहर निकाल लिया 1 - cos x x², और 1 - cos x x² पे जब आप लिमिट लगाते हैं बेटा तो आंसर आता है हाफ। मतलब कि इसका आंसर क्या आ रहा है, इसका बेटा अगर आप लिमिट निकालेंगे 0 प्लस पे और 0 माइनस पे तो इसका आंसर आ रहा है -3/2। और ये आंसर किसके बराबर होना चाहिए, दिस शुड बी इक्वल टू b टाइम्स ऑफ √3, दिस शुड बी इक्वल टू b टाइम्स ऑफ √3। तो यहां से बेटा आप देखिए b का वैल्यू क्या आ जाएगा, -√3/√3 से इसको डिवाइड करेंगे, यहाँ पे -√3/2, ये आ जाएगा b का वैल्यू। a का वैल्यू आ गया -3, b विल बी -√3/, ठीक है। एक बार अपना आंसर बेटा चेक कर लेते हैं। a का वैल्यू -3 आ रहा है, बिल्कुल सही है, और b का वैल्यू बेटा -√3/2 आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। चलिए तो अपना बेटा बोर्ड क्लियर करते हैं, अगले सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। मैं आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन निकाल लेता हूं। काफी सारे बेटा अपने पास क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस के थ्रू हमको सीखना है बेटा, इस बात को याद रखिए। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें सिर्फ थ्योरी पढ़ते रहने से काम नहीं चलेगा। आप जब तक सवाल नहीं बनाएंगे बेटा तब तक आपको कॉन्फिडेंस आएगा ही नहीं उस टॉपिक में। बिना क्वेश्चंस बनाए किसी भी मैथ्स के टॉपिक में बेटा कॉन्फिडेंस आना पॉसिबल नहीं है। सवाल बनाना बहुत जरूरी है ना। मुझसे बच्चे अक्सर ये चीज पूछते हैं कि सर मैथ्स में कैसे पढ़ें, फिजिक्स केमिस्ट्री तो फिर भी बन जाता है, मैथ्स में कैसे पढ़ें। मैं बेटा जनरली हमेशा एक ही चीज बोलता हूँ, आप मैथ्स में 1001 सवाल बना लेंगे ना तब भी गारंटी नहीं है कि आपसे अगला सवाल बनेगा, क्योंकि मैथ्स में उतनी वैरायटी है, कंसेप्ट्स कम है, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन बहुत ज्यादा बेटा। जब हम 9th-10th में मैथ्स पढ़ते थे ना तो 9th-10th की मैथ्स क्या होती थी कि एनसीईआरटी में या आरडी शर्मा में कुछ एक लिमिटेड टाइप ऑफ क्वेश्चन होते थे, तो आपको पता होता था कि यार इस चैप्टर के अंदर ये 10 तरीके के ही सवाल हो सकते हैं या ये 20 तरीके के ही सवाल हो सकते हैं। लेकिन 11th और 12th में बेटा, अभी आप 12th में हैं, कंटिन्यूटी पढ़ रहे हैं, 3 चैप्टर आपने मैथ्स के कर लिए हैं, 11th बेटा आप पूरी पढ़ चुके हैं, तो आपको पता है कि यार 11th के आईआईटी के सिलेबस में कितनी वैरायटी है क्वेश्चन की, किसी भी चैप्टर के अंदर वैरायटी बहुत ज्यादा है। इसलिए बेटा मतलब ये किसी भी टीचर के लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि वो आपको क्लास में सारी चीजें करा दे, ये संभव ही नहीं है, ना मेरे लिए ना किसी के लिए भी। और अगर कोई क्लेम कर रहा है कि मैं आपको सारी वैरायटी ऑफ क्वेश्चन करा दूंगा तो वो झूठ बोल रहा है, संभव ही नहीं है, क्योंकि इतनी वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है। हर साल जेईई एडवांस में नए तरीके के सवाल आते हैं, रिपीट तो होते नहीं, नए कंसेप्ट के सवाल, नए तरीके के सवाल। तो फंडामेंटल स्ट्रांग होना जरूरी है, और फंडामेंटल बेटा आपका स्ट्रांग कब होगा, जब आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज्यादा करेंगे। आप सवालों को ज्यादा से ज्यादा बनाइए। आप कभी भी बेटा मैथ्स जैसे सब्जेक्ट में तो खास कर, ये सेम चीज फिजिक्स केमिस्ट्री में भी है, लेकिन मैथ्स में स्पेशली बेटा मैं बोलूंगा आपको थ्योरी पर बहुत ज्यादा रिलाय नहीं करना है। कई सारे बच्चों की हैबिट होती है सिर्फ क्लास नोट्स ही घुमा घुमा के पढ़ते रहते हैं, बेटा थ्योरी रट के काम नहीं होगा। आप जितने ज्यादा सवाल बनाएंगे आपके लिए उतना अच्छा है। और इस बात को आप याद रखिए बेटा कि जब हम क्वेश्चन में अटकेंगे तो उससे रिलेवेंट हमको थ्योरी पढ़नी चाहिए। अगर मान लीजिए आपसे सवाल सब खट 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 बनते जा रहे हैं, इसका मतलब आपको थ्योरी आती है, तो जबरदस्ती थ्योरी मत पढ़ो। अगर सवाल अटकता है तब आपको पता होना चाहिए कि यार इस सवाल में मैं फंसा हूं, मतलब इससे रिलेवेंट थ्योरी मेरी कमजोर है, मतलब वो मुझे पढ़नी पड़ेगी। अदरवाइज जेईई का सिलेक्शन एंटायरली डिपेंड्स ऑन योर क्वेश्चन प्रैक्टिस। आप जितना ज्यादा बेटा सवालों की प्रैक्टिस करेंगे चांसेस उतने हाई हैं कि आपको चीजें बन पाए। चलिए सवाल देखते हैं बेटा। हमारे पास लिखा है if fx इज इक्वल टू, डिफाइन कर देते हैं क्वेश्चन, px² प्लस 2x प्लस q, और नीचे है x² प्लस rx प्लस 1। ये है when x is an irrational number, ये वाली चीज when x is an irrational number, और ये है when x is a rational number, when x is a rational number। आपको ये बात पता ही है कि रैशनल नंबर्स के अगल बगल इरैशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है ना। मतलब नंबर लाइन में रैशनल इरैशनल सारे नंबर्स एक साथ होते हैं, और किसी भी रैशनल नंबर के जस्ट बाद में आप देखेंगे तो आपके पास कोई ना कोई इरैशनल नंबर बेटा आएगा, ठीक है। आपको बोला जा रहा है दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस,
this function is continuous at x equal to 1, 2 and 3. This function is continuous at x equal to 1, 2 and 3. Find the value of p plus q plus r. Find the value of p plus q plus r. ठीक है, ये हमारे पास बड़ा क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। हमें बोला जा रहा है कि ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस। दिस फंक्शन इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन, और ये कंटिन्यूअस फंक्शन भी कहां पर, ये कंटिन्यूअस फंक्शन है x इक्वल टू 1 पर, x इक्वल टू 2 पर और x इक्वल टू 3 पर। अब अगर बेटा ये कंटिन्यूअस फंक्शन है, मतलब आपको ये समझना चाहिए, देखो 1 क्या है, एक रैशनल नंबर, 2 एक रैशनल नंबर है, 3 एक रैशनल नंबर है, तो 1, 2 और 3 पर वैल्यूज कैसी होंगी, यहां पर आएगा 1 प्लस आर प्लस 1, फिर 2 स्क्वायर प्लस 2r प्लस 1, फिर 3 स्क्वायर प्लस 3r प्लस 1, 1, 2 और 3 पर तो ये वैल्यूज आएंगी, रैशनल है क्यों। और इनके अगल बगल में जो आप बेटा जब लिमिट एग्जिस्ट कराओगे, अगर आप कंटिन्यूअस फंक्शन की बात कर रहे हैं, तो उनके अगल बगल में जो वैल्यूज आएंगी वो क्या आएंगी, p प्लस 2 प्लस q, p इंटू 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 प्लस q, p इंटू 3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 प्लस q, इस तरीके की वैल्यूज आएंगी। मतलब कि पॉइंट बेटा जो मैं आपको बोलना चाह रहा हूं कि फॉर दिस फंक्शन टू बी कंटिन्यूअस, अगर आप चाहते हैं कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस हो, अगर आप चाहते हैं बेटा ये फंक्शन कंटिन्यूअस हो, तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि 1, 2 और 3 पर बेटा ये px स्क्वायर प्लस 2x प्लस q should be equal to x square plus rx plus 1. 1, 2 और 3 पर ये चीज इक्वल होनी चाहिए, ये बात आपको समझनी पड़ेगी, क्योंकि रैशनल और इरैशनल नंबर अगल बगल है बेटा नंबर लाइन में। तो अगर आप कंटिन्यूअस फंक्शन चाहते हैं तो 1 पर तो ये वैल्यू आ रही है, लेकिन 1 प्लस और 1 माइनस पर ये वैल्यू आएगी, तो लिमिट एग्जिस्ट आपको करानी पड़ेगी। तो ये दोनों फंक्शंस बराबर होने चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि अलग से तो कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म है नहीं, इसलिए बेसिकली आप 1, 2 और 3 डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो लिमिट आपको एग्जिस्ट इसमें करानी पड़ेगी। लिमिट एग्जिस्ट कराने का मतलब सिंपल सा है कि क्योंकि ये इंडिटरमिनेट फॉर्म है ही नहीं, तो आप डायरेक्टली 1, 2 और 3 इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब आपको बेटा ध्यान से आप देखिए, आपको ये दिखाई दे रहा है, इसको अगर मैं एक साइड अरेंज करूं तो ये लिखा हुआ है p माइनस 1 x स्क्वायर प्लस 2 माइनस r इंटू x प्लस q माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ये आपके पास आ रहा है। और अगर 1, 2 और 3 इसको सेटिस्फाई कर रहे थे, तो बेटा ये मैं बोल सकता हूं कि यार 1, 2 और 3 इसको भी सेटिस्फाई करेंगे, एकदम क्लियर सी बात। अब अपने बेटा प्रीवियस नॉलेज को याद करिए, क्लास 11th का जो आपका प्रीवियस नॉलेज है वो क्या बोलते हैं, कक्षा 11वीं का बेटा तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का प्रीवियस नॉलेज बोलता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन आइडेंटिटी। एक कंसेप्ट आया था बेटा, अगर ये याद ना हो तो आप क्लास 11th वाली प्लेलिस्ट रेफर करिएगा, उसमें मैंने पढ़ाया है क्वाड्रेटिक में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आइडेंटिटी, है ना। आप में से हो सकता है कुछ बच्चों को ना पता हो, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, आप उसमें देखिएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आइडेंटिटी ये बोलता है कि अगर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के 3 रूट्स, अगर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के 3 रूट्स है, जनरली क्वाड्रेटिक के 2 रूट्स होते हैं, है ना, हमने यही पढ़ा है कि क्वाड्रेटिक के 2 रूट्स होते हैं, लेकिन अगर क्वाड्रेटिक के 2 से ज्यादा रूट हो गए, 3 रूट हो गए, इसका मतलब दिस विल बी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आइडेंटिटी, जिसका मतलब होगा कि a भी 0 होगा, b भी 0 होगा, c भी 0 होगा, एंड एट द सेम टाइम इसके इनफाइनाइट रूट्स होंगे। अगर 2 से ज्यादा रूट्स आपको बोले जाते हैं, तो 2 से ज्यादा रूट्स का मतलब है इसके इनफाइनाइट रूट्स होंगे, इसके इनफाइनाइट रूट्स होंगे, ये इसका मतलब है, क्योंकि a भी 0 हो गया, b भी 0 हो गया, c भी 0 हो गया, तो आपको x को जो रखना हो आप वो रखो, LHS RHS हमेशा सेम होगा। ये क्लास 11th का टॉपिक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ाया जाता है। अगर आपको ये चीज आती थी तो मुझे कमेंट में बताइएगा कि हाँ सर हमने ये क्लास 11th में पढ़ा था, और अगर आपको नहीं आती थी तब भी मुझे बताइएगा कि सर ये वाली चीज हमने नहीं पढ़ी थी क्लास 11th में, हमको ये नहीं पता था, ताकि बेटा जब मैं आपको क्लास 12th में, जो भी बच्चे अभी डायरेक्टली 12th के लेक्चर्स देख रहे हैं, मैं आपको बेटा ऐसे काम की चीजें बताते रहूं बीच बीच में सवालों को यूज करते हुए, तो मुझे इसलिए कमेंट में बताना कि आपको ये चीज आती थी या नहीं आती थी, ठीक है। चलिए इसको बेटा अपन क्लियर करते हैं, सवाल को सॉल्व करते हैं। हमारे पास लिखा हुआ है कि p माइनस 1 x स्क्वायर प्लस 2 माइनस r इंटू एक्स प्लस q माइनस 1 इक्वल टू 0, और इसके आपको 3 रूट्स दिखे।
तो अगर बेटा इसके 3 रूट्स हैं, इसका मतलब दिस इक्वेशन विल बी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आइडेंटिटी। और अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आइडेंटिटी होगा मतलब x स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 होगा तो p - 1 0 होगा, x का कोफिशिएंट 0 होगा मतलब 2 - r भी 0 होगा, कांस्टेंट टर्म 0 होगा मतलब q - 1 भी 0 होगा। तो यहां से बेटा आपके पास p का वैल्यू आएगा 1, r का वैल्यू आएगा 2, q का वैल्यू आएगा 1। ये आपके पास बेटा वैल्यूज आ जाएगी। और ना सिर्फ 3 रूट्स, अगर इसके 2 से ज्यादा रूट्स हुए हैं क्वाड्रेटिक के, दिस इंप्लाइज इसके इनफाइनाइट रूट्स हो गए, दिस इंप्लाइज इसके इनफाइनाइट रूट्स। ये बेटा कंसेप्ट है जो आपको पता होना चाहिए। अगर आता था तो कमेंट से बताना, अगर नहीं आता था तब भी बेटा कमेंट से बताना, ताकि मुझे पता चल पाए कि जो हमारी ऑडियंस है उसको पता है या नहीं पता चीज। तो फाइनली हमसे पूछा जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ p + q + r, तो p + q + r विल बी 4। आप देख सकते हैं बेटा, ठीक है, p का वैल्यू हमारे पास 1 आ जाएगा, q का वैल्यू हमारे पास 1 आ जाएगा और r का वैल्यू बेटा हमारे पास 2 आ जाएगा। बिल्कुल सही। चलिए इसको मिटाते हैं, अगले सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए बेटा हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा लिखा हुआ है if fx is equal to, फंक्शन बेटा अपने को दिया हुआ है ln of 1 plus x cube into tan square x divided by e raised to the power x cube minus e raised to the power sin cube x, e raised to the power x cube minus e raised to the power sin cube x। और ये आपको बेटा बोला जा रहा है कि x is not equal to 0। ठीक है, ये आपको बोला जा रहा है कि x is not equal to 0। This function is, है ना, fx is continuous, fx is continuous at x equal to 0। मुझे बोला जा रहा है कि ये x equal to 0 पर एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। सवाल है फाइंड f of 0, फाइंड f of 0। ये आपके पास बेटा क्वेश्चन। अब अगेन अप्रोच क्या होगा? अप्रोच सिंपल सा है कि अगर x नॉट इक्वल टू 0 पर ये मेरा फंक्शन है, मतलब 0 प्लस पर भी यही फंक्शन है, 0 माइनस पर भी यही फंक्शन है। और अगर मुझे ये बोला जा रहा है कि 0 पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, मतलब 0 प्लस पर जो लिमिट आएगी वही लिमिट 0 माइनस पर आएगी, इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट करेगी, लिमिट एक फाइनाइट क्वांटिटी होगी और जो भी लिमिट का आंसर आएगा वही f of 0 भी होगा, क्योंकि फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पर वही होती है जो लिमिट का आंसर आता है, तभी कंटिन्यूअस होगा। तो बेसिकली मुझे बेटा इसकी सिर्फ लिमिट निकालनी है, तो मैं बोलूंगा लिमिट x अप्रोचेस 0 fx, ये जो भी आंसर होगा, लिमिट x अप्रोचेस 0 fx, ये जो भी आंसर होगा यही बेटा f of 0 होगा। यही मुझे सॉल्व करना, यही मुझे सॉल्व करना। तो f of 0 क्या आ जाएगा बेटा? f of 0 विल बी लिमिट x अप्रोचेस 0 fx, मतलब कि ln 1 plus x cube into tan square x डिवाइडेड बाय, अंदर लिखा हुआ है e raised to the power x cube minus e raised to the power sin cube x। ये हमारे पास लिखा हुआ है। अब इसमें बेटा हम क्या क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं आपको ऐसा बोल दूं कि सबसे पहले तो हम ऐसा करते हैं ln of 1 plus, याद करिए ln of 1 plus y by y वाली जो प्रोफाइल होती है, लिमिट y अप्रोचेस 0, ln of 1 plus y by y वाली प्रोफाइल तो 1 की तरफ जाती है, ये तो हमने पढ़ा है। ln of 1 plus y by y वाली बेटा ये जो पूरी प्रोफाइल होती है ये 1 की तरफ जाती है, ये चीज हमने पढ़ी है, ये चीज हमको पता है। तो मैं आपको बेटा एक सिंपल सी बात बोल रहा हूँ कि अगर ये चीज होती है और ये चीज मुझे पता है, तो यार जरा सोच के देखो, when x approaches 0, when x approaches 0, अगर मैं इस पूरी चीज को बेटा अगर मैं कैपिटल M बोलूं, ये जो 1 के साथ लिखा है x cube tan square x, अगर बेटा मैं इसको कैपिटल M बोलूं तो क्या मुझे ये बात समझ में आती है कि यार m तो जो है वो 0 की तरफ जा रहा है, m तो 0 की तरफ जा रहा है, मेरे को दिखाई दे रहा है कि m तो 0 की तरफ जा रहा है, क्योंकि जब x अप्रोचेस 0 ये 0, tan square x 0, m तो 0 की तरफ जा रहा है। मतलब ये क्या लिखा हुआ है? ln of 1 plus m लिखा हुआ है। अगर ये ln of 1 plus m लिखा हुआ है, मैं आपको अगर बोल दूं बेटा कि आप m से डिवाइड कर दो और m से मल्टीप्लाई भी कर दो, तो जरा ध्यान से सोच कर देखिएगा, ln of 1 plus m by m, ln of
1 प्लस m बाय m। ln ऑफ 1 प्लस m बाय m क्या होता है यार? ये तो 1 की तरफ जाएगा। ये जो मैंने बेटा पूरा इनक्लोज किया है बाउंड्री, ये तो 1 की तरफ जाएगी पूरी चीज। तो अब हमारे पास इफेक्टिवली सवाल क्या हो गया? फाइनली जो हमको f ऑफ 0 निकालना है, दिस इज लिमिट x अप्रोचेस 0 m बाय m क्या था? 1 प्लस x क्यूब, सॉरी ln ऑफ 1 प्लस m था ना, m इज x क्यूब tan स्क्वायर x, है ना? m इज x क्यूब tan स्क्वायर x अपॉन नीचे बेटा ध्यान से देखो, अगर मैं e की पावर sin क्यूब x कॉमन निकालूं, अगर बेटा मैं e की पावर sin क्यूब x कॉमन निकालूं तो मेरे पास अंदर लिखा हुआ है e की पावर x क्यूब माइनस sin क्यूब x, e की पावर x क्यूब माइनस sin क्यूब x माइनस 1। ध्यान से देखिए, तभी तो ये e की पावर sin क्यूब x जब अंदर जाएगा तो ये अंदर आते ही ये माइनस sin क्यूब x और प्लस sin क्यूब x बैलेंस होगा, e की पावर x क्यूब आएगा और माइनस e की पावर sin क्यूब x आएगा, तभी तो ये चीज आएगी। When x approaches 0 बेटा, when x approaches 0, यार ये तो इंडिटरमिनेट फॉर्म है ही नहीं। ये जो मैंने अभी बाउंड्री बनाई है, ये वाला हिस्सा, ये तो इंडिटरमिनेट फॉर्म है ही नहीं, क्योंकि x approaches 0 sin 0 0 होता है, e की पावर 0, यार ये तो 1 की तरफ जा रहा है, तो ये तो इंडिटरमिनेट फॉर्म है नहीं, इसको भी हटाओ। तो फाइनली मेरे पास देखिए लिखा क्या है, f of 0 is equal to x cube tan square x divided by x cube tan square x divided by, यहाँ पर नीचे देखिए e raised to the power x क्यूब माइनस साइन क्यूब x माइनस, ये मेरे पास लिखा है। अब बेटा एक चीज और याद करिए, अगर आप इस पूरी चीज को मान लीजिए कैपिटल N बोलते हैं, यहां मैंने इसको N बोला था, अगर मैं इस पूरी चीज को कैपिटल N बोलता हूं तो यार मुझे ये भी पता है कि e की पावर n माइनस 1 बाय n लिमिट n अप्रोचेस 0, यार ये भी तो 1 होता है, ये भी तो मैं पढ़ के आया हूं, ये भी तो 1 होता है ना? a की पावर x माइनस 1 बाय x ln होता था, e की पावर x माइनस 1 बाय x 1 होता था, ये पढ़ा है मैंने। मुझे इसमें देखो दिखाई दे रहा है कि इसमें लिमिट क्या है, लिमिट है x अप्रोचेस 0, लिमिट है बेटा मेरे पास x अप्रोचेस 0, तो अगर x 0 की तरफ जाएगा तो ये 0 ये 0, n पूरी की पूरी जो n की चीज है वो 0 की तरफ जा रही है, मतलब की प्रोफाइल तो है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं आपको बोलता हूं कि यार n से मल्टीप्लाई भी कर दो और आप n से डिवाइड भी कर दो। तो जैसे बेटा आप ये चीज करेंगे तो आपको देखो क्या लिख रहा है, e की पावर n माइनस 1 बाय n, e की पावर n माइनस 1 बाय n, ये बेटा जो लिखा है e की पावर n माइनस 1 बाय n, यार ये वाली भी बाउंड्री किसकी तरफ जाएगी? 1 की तरफ। तो अब इफेक्टिवली सवाल क्या लिखा है, f ऑफ 0 इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस 0, अंदर देखिए बेटा क्या लिखा है, अब ये सवाल सॉल्व होने वाला है। ऊपर लिखा है x क्यूब tan स्क्वायर x और नीचे लिखा हुआ है हमारे पास n क्या है, x क्यूब माइनस साइन क्यूब x, ये मेरे पास बेटा लिखा हुआ है, ठीक है? आपको इसमें दिखाई दे रहा है a क्यूब माइनस b क्यूब क्या होता है बेटा, a क्यूब माइनस b क्यूब को मैं लिख लूं a माइनस b इंटू a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर, यही होता है a क्यूब माइनस b क्यूब, a माइनस b इंटू a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। यहां से बेटा आपको देखो दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर x अप्रोचेस 0 है, tan स्क्वायर x लिखा है। अगर tan स्क्वायर x लिखा है, सबसे पहले तो मैं एक x स्क्वायर नीचे लिख लूं, एक x स्क्वायर ऊपर लिख लूं, तो यार ये tan स्क्वायर x बाय x स्क्वायर, यार ये तो 1 की तरफ जाएगा, जो मैंने दो सर्कल बनाए tan स्क्वायर x बाय x स्क्वायर, ये तो 1 की तरफ जाएगा, मतलब ये लिखा हुआ है f ऑफ 0 इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस 0, ऊपर क्या लिखा है x की पावर 5 और नीचे क्या लिखा हुआ है x माइनस साइन x, और अंदर देखो क्या लिखा हुआ है x स्क्वायर प्लस x साइन x और प्लस साइन स्क्वायर x, यही हमारे पास लिखा हुआ है, ठीक है? ध्यान से बेटा सोचेंगे, अगर ये x की पावर 5 है, इस x की पावर 5 को अगर मैं लिख लूं x क्यूब और x स्क्वायर, अगर इस x की पावर 5 को मैं लिख लूं x क्यूब और x स्क्वायर, और इसको भी मैं घुमा के नीचे ले आऊं, मतलब ये x क्यूब को मैं घुमा के यहाँ ले आऊं नीचे, और इस x स्क्वायर को भी बेटा मैं यहाँ पर ऊपर 1 छोड़ दें, x स्क्वायर को भी मैं घुमा के नीचे ले आऊं, अगर मैं ऐसा करूं बेसिकली घूम के वापस ऊपर आ जाएगा तो x की पावर 5 आ ही जाएगा, वही चीज लिखी। लेकिन ये x माइनस साइन x बाय x क्यूब क्या होता था, साइन x का एक्सपेंशन क्या था बेटा, साइन x था x माइनस x क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 5 बाय 5 फैक्टोरियल, अल्टरनेट माइनस प्लस चलते थे। साइन x क्या था, x माइनस x क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 5 बाय 5 फैक्टोरियल, तो x की पावर 5 तक तो जाने की जरूरत नहीं,
x रखेंगे तो x और x कटेगा, x माइनस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल, तो माइनस और माइनस प्लस, और x क्यूब और x क्यूब कटा यार, ये तो 1/3 फैक्टोरियल, मतलब ये तो पूरा 1/6 लिखा, ये वाली पूरी चीज तो देख लो 1/6 लिखी। और इस x स्क्वायर को बेटा, इस x स्क्वायर को जब आप सब में बांटेंगे तो आपके पास ये लिखा क्या हुआ है, f ऑफ 0 इज इक्वल टू 1 अपॉन, नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है 1/6, इसको देखो x स्क्वायर बाय x स्क्वायर क्या होगा 1, x स्क्वायर बाय x स्क्वायर, फिर x sin x बाय x स्क्वायर, तो एक x कटेगा, sin x बाय x 1, और sin स्क्वायर x बाय x स्क्वायर, sin स्क्वायर x बाय x स्क्वायर भी 1। तो मेरे पास ये क्या लिखा हुआ है बेटा, ध्यान से देखिए, जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे 1 + 1 + 1, ये तो 3 लिखा हुआ है, मतलब 1 अपॉन, यार ये तो 3/6 लिखा हुआ है नीचे, और 3/6 क्या होता है, हाफ होता है, और ये 2 जब नीचे घूम के ऊपर आएगा तो फाइनल आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। मतलब फंक्शन की वैल्यू 0 पर कितनी आ रही है बेटा, 2 आ रही है। फंक्शन की वैल्यू जो आपसे 0 पर पूछी जा रही है ना, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर विल बी 2, ये इसका आंसर आएगा, क्योंकि ओवरऑल फंक्शन की वैल्यू बेटा 0 पर वही आएगी जो लिमिट की वैल्यू आएगी, तभी आपका फंक्शन कंटीन्यूअस होगा। ठीक है, एक बार मैं आंसर टैली कर लेता हूं, बिल्कुल सही है बेटा। ठीक है, अपने पास आंसर 2 आ रहा है, कंप्लीटली एक्यूरेट, इसमें कोई भी एरर नहीं। ठीक है, आई होप आपको बेटा ये चीज अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए बोर्ड बेटा क्लियर करते हैं, अगले सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। ठीक है बेटा, देखिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है, उसके बाद फिर अपन अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। एक आखिरी में आपको सवाल कराता हूं, फिर अपन अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन है लेट fx be a polynomial, let fx be a polynomial satisfying, let fx be a polynomial satisfying limit x approaches infinity, x की पावर 4 fx divided by x की पावर 8 + 1 is equal to 3। limit x approaches infinity, x raised to the power 4 fx divided by x raised to the power 8 + 1 is equal to 3। हमें दिया हुआ है फंक्शन का वैल्यू बेटा 2 पर 5 है, फंक्शन का वैल्यू 3 पर 10 है, फंक्शन का वैल्यू -1 पर 2 है, और फंक्शन का वैल्यू बेटा -6 पर 37 है। ये आपको वैल्यूज दी हुई हैं। क्वेश्चन है फाइंड f of 0, फाइंड f of 0। मैं आपको बेटा इसके 4 ऑप्शंस दे देता हूं। पहला ऑप्शन हमको दिया हुआ है 1, दूसरा ऑप्शन है 0, तीसरा ऑप्शन है बेटा 109, और चौथा ऑप्शन है बेटा 119। ये हमारे पास 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, ध्यान से देखेंगे। इस तरीके के बेटा सवाल क्लास 11th में भी आपने बनाए हैं, जिसमें कि फंक्शन सबसे पहले निकालना होता है। इस रिलेशन का बेटा, ये जो आपको 4 अलग अलग रिलेशन दिए हुए हैं, इनका इस्तेमाल करते हुए मुझे सबसे पहले मेरा फंक्शन डिराइव करना पड़ेगा। ऐसे सवाल मैंने क्वाड्रेटिक में बेटा क्लास 11th में कराए। अगर आपको ऐसे सवाल बनाने आते हैं तो मुझे बताइएगा कमेंट्स में, नहीं आते होंगे तब भी बताइएगा, क्योंकि ये भी एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो बच्चों को पता होना चाहिए मेरे हिसाब से। हमें बेटा देखो दिखाई दे रहा है कि व्हेन x अप्रोचेस इंफिनिटी, व्हेन x अप्रोचेस इंफिनिटी, यार इसका आंसर एक फाइनाइट क्वांटिटी आ रही है। जब x इंफिनिटी की तरफ जा रहा है तब मेरा आंसर एक फाइनाइट क्वांटिटी आ रहा है, which means कि यार ऊपर और नीचे वाले की डिग्री सेम होनी चाहिए। इसका मतलब तो यही है कि अगर x इंफिनिटी की तरफ जा रहा है और एक फाइनाइट आंसर आ रहा है, मतलब ऊपर और नीचे वाले की डिग्री सेम होनी चाहिए, क्योंकि अगर ऊपर वाले की डिग्री ज्यादा होगी तो आंसर इंफिनिटी होता, अगर ऊपर वाले की डिग्री कम होती, नीचे वाले की डिग्री ज्यादा होती तो आंसर 0 होता। बहुत सीधी सी बात है। अगर आंसर एक फाइनाइट क्वांटिटी आ रही है, मतलब इसका क्या है कि ऊपर और नीचे की डिग्री सेम हो, और डिग्री सेम होगी इसका मतलब कि यार अगर ऊपर x की पावर, बेटा जैसा मैं आपको बोल रहा था कि यार देखिए, अगर ऊपर आपके पास fx में fx का, यार अगर fx के साथ x की पावर 4 लिखा है, मतलब इसका डिग्री क्या होना चाहिए, इसका डिग्री 4 होना चाहिए ना। सोच के देखो, इसका डिग्री 4 आना चाहिए ना। नीचे डिग्री 8 है, यहाँ बाहर एक x की पावर 4 लिखा हुआ है, fx का डिग्री 4 होना चाहिए, तभी तो आपके पास ऊपर डिग्री 8 आएगा, नीचे डिग्री 8 आएगा, और आप सॉल्व करेंगे तो आंसर एक फाइनाइट क्वांटिटी आएगी, तभी आ सकता है, अदरवाइज नहीं आ सकता। बेटा आपने अपने लिमिट्स के कंसेप्ट से आपको ये चीज पता है।
तो मैं आपको बेटा देखिए क्या बोल रहा हूं, मैं आपको बोल रहा हूं कि fx फंक्शन को आपको डिफाइन करना पड़ेगा। fx फंक्शन को आपको डिफाइन करना पड़ेगा। ये तो पता चल गया कि fx की डिग्री 4 होगी। अब आप fx फंक्शन को डिफाइन करने की कोशिश करें। तो इसकी कोशिश आप देखो किस तरीके से कर सकते हो। पैटर्न सबसे पहले समझो बेटा। f of 2 5 है, f of 3 10 है, f of -1 2 है, f of -6 37 है। पैटर्न समझो। अगर f of 2 5 है तो क्या ये 5 को आप 2 स्क्वायर प्लस 1 लिख सकते हो? अगर f of 2 बेटा 5 है तो क्या मैं इस 5 को 2 स्क्वायर प्लस 1 लिख सकता हूं? f of 3 अगर 10 है तो क्या इस 10 को मैं 3 स्क्वायर प्लस 1 लिख सकता हूं? f of -1 अगर 2 है तो क्या इस 2 को मैं -1 का स्क्वायर प्लस 1 लिख सकता हूं? f of -6 अगर 37 है तो क्या इस 37 को मैं -6 का स्क्वायर प्लस 1 लिख सकता हूं? पैटर्न समझो। पैटर्न क्या चल रहा है? अगर आपको fx बोला जा रहा है तो fx बेसिकली लिखा हुआ है x स्क्वायर प्लस 1। fx बेसिकली क्या लिखा हुआ है? x स्क्वायर प्लस 1 लिखा हुआ है ना। x स्क्वायर प्लस 1, x स्क्वायर प्लस 1, x स्क्वायर प्लस 1, x स्क्वायर प्लस 1। ये वाले कांसेप्ट के सवाल बेटा मैंने क्लास 11th के क्वाड्रेटिक के चैप्टर में कराए हैं। अगर आपको आते हो तो मुझे कमेंट से बताइएगा, नहीं आता हो तो भी बताइएगा, तो मैं प्रैक्टिस के लिए आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है, अगर नहीं आता होगा ये वाला भी कांसेप्ट तो मुझे स्पेसिफिकली बताइएगा कि हाँ सर हमको ये भी नहीं आता था। और अगर तुमको ये नहीं आता था तो मैं श्योर हूं कि तुमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन आइडेंटिटी भी नहीं पता होगा, ऐसा मेरे को लगता है। अब मुझे क्या पता है? मुझे पता है कि fx का डिग्री तो 4 है। मैं तो जानता हूं कि fx का डिग्री 4 है, लेकिन ये तो मैंने एक क्वाड्रेटिक लिखा है। इसका मतलब मुझे इसको डिग्री 4 का इक्वेशन बनाना पड़ेगा। मेरे हिसाब से fx x स्क्वायर प्लस 1 आ रहा है, लेकिन बेटा ये डिग्री 4 है। डिग्री 4 होने का मतलब है कि यार अभी अगर ये क्वाड्रेटिक दिख रहा है तो मुझे इसको डिग्री 4 का इक्वेशन बनाना पड़ेगा। और वो मैं बनाऊंगा कैसे? अगर मान लो मैं इसके साथ लिख दूं x - 5 x - 3 सॉरी x - 5 नहीं x - 2 x - 3 x + 1 एंड x + 6। ये मैंने 4 फैक्टर लिखे। क्यों लिखे ये 4 फैक्टर? क्योंकि देखो जब आप फंक्शन की वैल्यू 2 पर निकालोगे तो आप फंक्शन की वैल्यू बेटा 2 पर निकालोगे तो 2 स्क्वायर प्लस 1 ये 5 आ जाएगा, और 2 रखते ही ये पूरा फैक्टर 0 हो जाएगा। फंक्शन का वैल्यू 3 पर 10 आना चाहिए तो 3 स्क्वायर प्लस 1 ये 10 आ जाएगा, और 3 रखते ही ये पूरा फैक्टर 0। -1 पर -1 का स्क्वायर 1 + 1 2 आना चाहिए, -1 रखते ही ये पूरा फैक्टर 0। -6 पर -6 का स्क्वायर 36 और 1 37 आना चाहिए, लेकिन -6 रखते ही ये पूरा फैक्टर 0। तो आप देख सकते हैं कि ओरिजिनली आपको ये क्वाड्रेटिक दिख रहा था, लेकिन जैसे ही बेटा मैंने ये वाला स्टेप किया, इंपॉर्टेंट स्टेप है, जैसे ही बेटा मैंने ये वाला स्टेप किया, ये वाला स्टेप करते ही मेरे पास अब बेटा देखो ये 4 x आ गए, x की पावर 4 का टर्म बन गया। मुझे बाय क्वाड्रेटिक चाहिए था, देख लो मैंने बाय क्वाड्रेटिक क्रिएट कर लिया। इसको जब आप ओपन अप करोगे तो ये ओपन अप होने के बाद x की पावर 4 का भी टर्म देगा, x³ का भी टर्म देगा, x² का भी टर्म देगा। उस x² के टर्म में ये वाला x² जुड़ जाएगा, x का भी टर्म देगा और कांस्टेंट टर्म भी देगा, उस कांस्टेंट टर्म में ये 1 जुड़ जाएगा। तो बेसिकली ये पूरा एक क्या लिखा हुआ है? डिग्री 4 लिखा हुआ है। लेकिन अभी भी बेटा मैं बोलूंगा कि ये एक्यूरेट नहीं है। इसमें एक एरर और है। क्या है वो एरर? वो एरर ये है बेटा कि देखो अगर आप fx को यहाँ पर पुट करते हैं तो अभी आपको x की पावर 4 का कोफिशिएंट क्या दिख रहा है? अभी आपको बेटा यहाँ पर x की पावर 4 जब बनेगा तो उसका कोफिशिएंट आएगा 1। x और x जब चारों x मल्टीप्लाई होंगे तो अभी x की पावर 4 का कोफिशिएंट क्या आएगा? 1 आएगा। तो अगर x की पावर 4 का बेटा अभी आपके पास कोफिशिएंट 1 आएगा, तो यार अगर x की पावर 4 का कोफिशिएंट 1 आता तो fx और x की पावर 4 ये मिला के तो x की पावर 8 बनाते, और x की पावर 8 का कोफिशिएंट 1 आता, तो इस पूरे लिमिट का आंसर तो 1 आ जाता, क्योंकि ऊपर भी x की पावर 8 का कोफिशिएंट 1, नीचे भी x की पावर 8 का कोफिशिएंट 1, आंसर 1 आ जाता। लेकिन आंसर क्या दिए? 3 दिया। तो आंसर 3 कब आएगा बेटा? जब यहां पर आपके पास ये जो आपने 4 फैक्टर लिखे इसके आगे कोफिशिएंट आए 3 का, इसके आगे बेटा एक कोफिशिएंट आए 3 का, ताकि जब आप इस x को इस x से मल्टीप्लाई करें, इससे मल्टीप्लाई करें और इससे मल्टीप्लाई करें, तो ये जो x की पावर 4 बने, उस x की पावर 4 का कोफिशिएंट क्या बने? 3। और जैसे बेटा इस x की पावर 4 का कोफिशिएंट 3 बनेगा तो फाइनली न्यूमरेटर में x की पावर 4 का कोफिशिएंट 3 और x की पावर 4 पूरा का पूरा जो x की पावर 8 बनेगा उसका कोफिशिएंट 3 आएगा, नीचे वाले x की पावर 8 से वो सेट होगा, तो फाइनल आंसर 3 आएगा।
इस सवाल में क्वाड्रेटिक का भी अच्छा खासा कंसेप्ट लग रहा है, पॉलिनोमियल्स का भी अच्छा खासा कंसेप्ट लग रहा है और लिमिट्स तो लग ही रहा है, और उसके अलावा कंटिन्यूटी का ये सवाल है। तो अब हमारे पास क्या आ गया बेटा, हमारे पास आ गया ये आपका वो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है। आपको एक बात पता है कि यार अगर आपको बोला जा रहा है लेट fx बी अ पॉलिनोमियल सैटिस्फाइंग दिस थिंग, f ऑफ 0 की आपको वैल्यू बेटा पूछनी है, तो अब आपने देखो fx का फंक्शन निकाल लिया, यहाँ का इस लिमिट्स का यूज करते हुए बेटा अब आपने fx का फंक्शन निकाल लिया। तो f ऑफ 0 अगर मुझसे पूछा जा रहा है तो f ऑफ 0 क्या होगा, बस यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, 0 प्लस 1 प्लस 3 इंटू 0 माइनस 2 इज माइनस 2, 0 माइनस 3 इज माइनस 3, 0 प्लस 1 इज 1, 0 प्लस 6 इज 6। तो मेरे पास आ गया 1 प्लस 3 इंटू माइनस 2 माइनस 3 मतलब प्लस 6 और प्लस 6, तो प्लस 6 इंटू 6 36, 36 इंटू 3 कितना होता है बेटा 30 इंटू 3 90, 6 इंटू 3 18, 90 और 18 108 और 1 109। यार इसका आंसर तो सी ऑप्शन आता है। ठीक है, काफी अच्छा सवाल है बेटा, इट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, कंसेप्ट सिखाने के लिए बहुत अच्छा सवाल है। ठीक है, एक बार अपना आंसर अपन बेटा टैली कर लेते हैं और उसके बाद फिर अपने नेक्स्ट जो टॉपिक है वो अपन बनाते हैं। तो इसका आंसर बेटा अपने पास 109 दिया हुआ है, बिल्कुल सही है बेटा। ठीक है, 109 आंसर दिया हुआ है, सी ऑप्शन कंप्लीटली एक्यूरेट। चलिए मैं बेटा बोर्ड क्लियर करता हूं, अपन अपने अगले टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। ठीक है बेटा, तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ये अपना बेटा अगला टॉपिक है। ठीक है, थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, पहले इसको कर लेते हैं, उसके बाद फिर सवालों की प्रैक्टिस करेंगे। मैं बेटा आपके लिए देखिए बना देता हूं डिसकंटिन्यूटी के टाइप क्या है। आप अगर देखेंगे तो डिसकंटिन्यूटी के बेटा दो टाइप होते हैं, इसके दो टाइप होते हैं। पहला होता है रिमूवेबल, ऐसी डिसकंटिन्यूटीज जिसे आप रिमूव कर सकें, तो पहला होता है रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। और दूसरा बेटा टाइप होता है नॉन रिमूवेबल, जिसको आप हटा नहीं सकते, कुछ भी करके जिसको आप हटा नहीं सकते, तो नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। अब रिमूवेबल भी बेटा अलग से दो तरीके की होती है। रिमूवेबल में भी दो तरीके की आती है बेटा, एक होती है मिसिंग पॉइंट, मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी, और एक होती है बेटा आइसोलेटेड पॉइंट। मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी और एक होती है आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। और नॉन रिमूवेबल में भी बेटा आपके पास तीन तरीके की डिसकंटिन्यूटी आती है नॉन रिमूवेबल में। पहला होता है बेटा फाइनाइट टाइप, पहला होता है फाइनाइट टाइप, दूसरा होता है बेटा इनफाइनाइट टाइप, दूसरा होता है इनफाइनाइट टाइप, और तीसरा बेटा आपके पास आ जाता है ऑसिलेटरी। मैं आपको ये सारी चीजें समझाऊंगा। ठीक है, मैं आपको बेटा ये सारी की सारी चीजें समझाऊंगा, इसमें आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं। सबसे पहले मैं आपको बेटा रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी का डेफिनेशन बोल देता हूं, और जो जो भी मुझे काम कर लगेगा मैं लिखा दे दूंगा। तो लिमिट एक्स अप्रोचेस ए एफ एक्स नेसेसरली एग्जिस्ट, ये वाली। सबसे पहले हम अगर इसकी बात करें रिमूवेबल की, तो रिमूवेबल वाले में क्या होता है, रिमूवेबल वाले में बेटा होता है कि लिमिट से एग्जिस्ट करेगा, लिमिट एक्स अप्रोचेस ए एफ एक्स, दिस एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट करेगा। ठीक है ना, देखो डिसकंटिन्यूटी आ रही है, तो डिसकंटिन्यूटी कब कब आ सकती है मैंने आपको पहले ही बताया। डिसकंटिन्यूटी हो सकती है कि या तो लिमिट ही एग्जिस्ट ना करे, या लिमिट एग्जिस्ट करे लेकिन फंक्शन की वैल्यू अलग हो जाए। दो तरीके से आ सकती थी, या तो लिमिट एग्जिस्ट ही ना करे, तो लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करी तब डिसकंटिन्यूअस हो गया फंक्शन, या तो लिमिट एग्जिस्ट करे लेकिन उस पॉइंट पर आपका फंक्शन कहीं और डिफाइंड है या डिफाइंड नहीं है। ये दो तरीके से बेटा डिसकंटिन्यूटी आ सकती थी। तो रिमूवेबल वाले में क्या होता है, रिमूवेबल वाले में बेटा बोला जाता है कि लिमिट तो एग्जिस्ट करेगा, लिमिट एग्जिस्ट करेगा, उसका प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, बट either it is not equal to fa, but either it is not equal to f of a or f of a is not defined। दोनों में से कुछ भी है, या तो f of a के बराबर नहीं होगा, या तो f of a के बराबर नहीं होगा, या f of a डिफाइंड ही नहीं होगा। ठीक है ना, in this case therefore it is possible to redefine the function in such a manner that limit x approaches a fx equal to fa and thus making the function continuous। ठीक है, देखिए पॉइंट समझने की बेटा कोशिश करिए।
हमारा कभी भी इंटेंशन ये नहीं होगा कि मैं डिसकंटिन्यूअस को कंटिन्यूअस बना दूं। मैं आपको सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए आपके पास इसमें क्वेश्चन आएगा और आपसे पूछेगा कि यार ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस, तो आप कंटिन्यूटी के लिए चेक कर लेंगे लिमिट, डिसकंटिन्यूटी के लिए भी आप बता देंगे कि अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी तो डिसकंटिन्यूअस होगा। फिर आपसे सवाल ये पूछेगा कि क्या डिसकंटिन्यूअस अगर है तो वो कौन से तरीके का डिसकंटिन्यूअस है, वो रिमूवेबल है कि नॉन रिमूवेबल है, और रिमूवेबल भी अगर है तो रिमूवेबल में वो मिसिंग पॉइंट है कि आइसोलेटेड पॉइंट है, अगर वो नॉन रिमूवेबल है तो वो फाइनाइट टाइप है कि इनफाइनाइट टाइप है कि ऑसिलेटरी। इस तरीके के आपके पास सवाल आएंगे। आपको ये नहीं बोलेगा कि दोबारा फंक्शन ही पूरा बनाओ, रीडिजाइन करो, ऐसा नहीं। ठीक है, तो देखिए रिमूवेबल में मुझे क्या चीज याद रखनी है बेटा, मुझे रिमूवेबल में ये याद करनी है, ये याद होनी चाहिए चीज कि इस केस में बेटा लिमिट एग्जिस्ट तो करता है, लिमिट एग्जिस्ट करता है। लिमिट अगर एग्जिस्ट करता है तो लिमिट दो तरीके से एग्जिस्ट कर सकता है और फिर भी डिसकंटिन्यूअस हो सकता है कि या तो ये पॉइंट मिसिंग पॉइंट है, ये जो लिखा है मिसिंग पॉइंट, ये पॉइंट है ही नहीं, और या आपके पास हो सकता है आइसोलेटेड पॉइंट। आइसोलेटेड पॉइंट में क्या होगा कि ये पॉइंट यहां तो नहीं था लेकिन कहीं और था। देखो दोनों ही केस में, ये दोनों ही केस में बेटा देख लो आप ध्यान से, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। ये दोनों ही केस रिमूवेबल टाइप के, बोथ ऑफ दीज केसेस आर ऑफ रिमूवेबल टाइप, जिसमें लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। आप देख सकते हैं व्हेन x अप्रोचेस a लिमिट इज एग्जिस्टिंग, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है बेटा, लेकिन यहां पर x इक्वल टू a पर मेरा फंक्शन ही डिफाइंड नहीं है, और यहां वाले पर फंक्शन तो डिफाइंड है, लेकिन वो आइसोलेटेड पॉइंट है, वो पॉइंट कहीं और। ठीक है, इसको बेटा जैसे जैसे अभी अपन आगे बढ़ेंगे मैं आपको और बेहतर तरीके से समझाता हूं। बोर्ड अपन क्लियर करते हैं बेटा और रिमूवेबल टाइप को थोड़ा सा और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। ठीक, देखिए बेटा आपके पास रिमूवेबल में सबसे जो पहला पार्ट आएगा, रिमूवेबल दो तरीके का होता है, मैं पहला बता रहा हूं मिसिंग पॉइंट। ठीक है, जिसका मैंने आपको ग्राफ भी बताया था, मैं आपको बता रहा हूं मिसिंग पॉइंट कि आपका लिमिट तो एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन फंक्शन की वैल्यू a पर डिफाइंड नहीं। लिमिट एग्जिस्ट्स, लिमिट x अप्रोचेस a fx एग्जिस्ट्स, बट फंक्शन की वैल्यू a पर डिफाइंड ही नहीं, फंक्शन एट a बट f ऑफ a इज नॉट डिफाइंड। ये आपको क्लियरली बोला जा रहा है। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल्स लेके बेटा बताता हूं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक एग्जांपल लिखा हुआ है f ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 1 इंटू 9 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन x माइनस 1। ये एक मान लीजिए बेटा मैंने आपके लिए फंक्शन लिखा है, इसका मैं आपको ग्राफ भी बना के दिखा देता हूं कि इसका ग्राफ किस तरीके का होगा, ताकि आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग और बेहतर आ पाए। इस तरीके का बेटा इसका अपने पास ग्राफ बना हुआ है, यहाँ पर ये मिसिंग पॉइंट है। ठीक है, इस तरीके से, और ये बेटा आपको वैल्यूज दी हुई है। यहाँ पर आपका फंक्शन 9 ले रहा है वैल्यू, यहाँ पर -3 है, यहाँ पर बेटा ये फंक्शन की वैल्यू 3 है, और ये 1 पर मिसिंग पॉइंट। ये आपका ओरिजिन है। देखिए आप अगर इफेक्टिवली देखेंगे बेटा तो इफेक्टिवली आप ये बोल सकते हैं, है ना, यहाँ पर आपको क्लियरली दिया हुआ x इज नॉट इक्वल टू। अब आप अगर देखिए कोई भी बच्चा इसको क्या बोलेगा कि यार सर x-1 और x-1 का फैक्टर कट कर दो, x-1 और x-1 का सर फैक्टर कट कर दो, तो fx क्या लिखा हुआ है, 9 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा है। माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड्स पैराबोला ये मैंने बना दिया, 9 माइनस एक्स स्क्वायर का ये मैंने कर्व बना दिया। लेकिन ओरिजिनल सवाल क्या है बेटा, ओरिजिनल सवाल में आप ध्यान से देखिए, आपने x-1 और x-1 कट कर दिया, लेकिन क्या ओरिजिनल सवाल में आप x इक्वल टू 1 रख सकते हैं क्या? ओरिजिनल सवाल में आप x इक्वल टू 1 नहीं रख सकते, क्योंकि x इक्वल टू 1 रखते ही यार ये 0 बाई 0 आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में एग्जैक्ट 0 नहीं आ सकता, ये बात आप भी जानते हैं। तो ये ओरिजिनल क्वेश्चन में आप x इक्वल टू 1 नहीं रख सकते, इसलिए देखिए 1 पर आपका फंक्शन हॉलो है, ये 1 पर आपका फंक्शन डिफाइंड नहीं। ठीक है, तो इस तरीके की डिसकंटिन्यूटी क्या होती है बेटा, दिस इज मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। आप समझने की देखिए कोशिश करिए, 1 के आप अगल बगल अगर देखेंगे, 1 माइनस पे या 1 प्लस पर आप देखेंगे बेटा, देखिए जब आप 1 के पास जाएंगे ये वाला फैक्टर कट चुका होगा, 9 माइनस 1 ये 8 के आसपास आ रहा होगा, ये 8 के बेटा आपके पास आ रहा होगा। अब आप इस पॉइंट को समझिए कि फंक्शन की वैल्यू 1 पर नॉट डिफाइंड है, फंक्शन की वैल्यू 1 पर नॉट डिफाइंड है, लेकिन अगर आप लिमिट की बात करेंगे, लिमिट
x अप्रोचेस 1 fx, लिमिट x अप्रोचेस 1 fx अगर आप करेंगे तो 9 - 1 8 आएगा इसका आंसर। आप देख सकते हैं, आप 1 माइनस से आएंगे तब भी 8 की तरफ आएंगे, 1 प्लस से आएंगे तब भी आप 8 की तरफ आएंगे। लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन फंक्शन बेटा मेरा डिफाइंड नहीं है, इसलिए दिस इज मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। और मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी किसमें आती है? रिमूवेबल टाइप में आती है। रिमूवेबल टाइप क्या होता है? जिसमें लिमिट तो एग्जिस्ट करे लेकिन फंक्शन ना डिफाइंड। ठीक है, लिमिट एग्जिस्ट करना जरूरी है। तो एट x = 1 बेटा आप देख सकते हैं f of 1 is not defined, hence fx has a missing point of discontinuity। fx की यहाँ पर कौन सी वाली डिसकंटिन्यूटी है? दिस इज अ मिसिंग टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी, और मिसिंग पॉइंट किस में आती है? रिमूवेबल टाइप में आती है। इसका बेटा देखिए मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूँ, ये मैंने पहला एग्जांपल दिया। नेक्स्ट हमारे पास बेटा एग्जांपल इसका लिखा है fx इज इक्वल टू, मान लीजिए हमारे पास लिखा है x² - 4 अपॉन x - 2, और मैं बात यहाँ पर करता हूँ कि x की वैल्यू 2 नहीं हो सकती। अब अगर आप बेटा ध्यान से देखेंगे तो इफेक्टिवली ये क्या लिखा हुआ है यार? ये तो ऐसा लिखा हुआ है x - 2 into x + 2, नीचे लिखा हुआ है x - 2। तो अगर मैं चाहूं तो मैं x - 2 से x - 2 वाला फैक्टर तो कट कर सकता हूं। तो यहां से ये जो मेरे पास ग्राफ इसका आएगा, वो ग्राफ तो ऐसी एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, और इस स्ट्रेट लाइन में मैं आपको बोलता हूं ये 1 है, ये 2 है। 2 पर इसका आंसर देखो किसके पास आ रहा है? 4 के पास आ रहा है। लेकिन 2 पर बेटा ये ग्राफ क्या होगा? हॉलो होगा ना। 2 पर ये ग्राफ क्या हो जाएगा? आपके पास हॉलो आ जाएगा, क्योंकि क्या मैं ओरिजिनल सवाल में 2 रख सकता हूं क्या? सोच के देखो, क्या मैं ओरिजिनल सवाल में कभी भी 2 रख सकता हूं क्या? जैसे ही मैं 2 रखूंगा तो यार ये तो मेरे पास डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा। ओरिजिनल क्वेश्चन में तो मैं 2 रख ही नहीं सकता। ओरिजिनल क्वेश्चन में तो बेटा मैं 2 रख ही नहीं सकता, ये तो पॉसिबल ही नहीं। तो ये भी क्या है? ये भी बेटा आपके पास मिसिंग पॉइंट है, क्योंकि देखो लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। अगर आपसे बोला जाएगा लिमिट x अप्रोचेस 2, बताओ fx क्या है, तो आप क्या बोलेंगे कि जैसे ही आप x को 2 की तरफ लेके देंगे, ये वाला फैक्टर जो इंडिटरमिनेट फॉर्म बना रहा है इसको हटा दो, 2 + 2 4 आएगा इसका आंसर। लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन क्या ये फंक्शन डिफाइंड है क्या ये फंक्शन x = 2 पर कहीं पर भी डिफाइंड है क्या? नहीं। तो दिस इज अ मिसिंग पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, तो इसका ग्राफ बेटा मैंने बना दिया है। क्लियरली आप देख सकते हैं कि f of 2 इज नॉट डिफाइंड, है ना। आप इस बात को बेटा देख सकते हैं that f of 2 is not defined, hence fx has a missing point of discontinuity। इसमें भी एक missing point discontinuity है at x = 2। एक एग्जांपल बेटा मैं आपको इसका और देता हूं। अपने पास इसमें एक एग्जांपल और लिखा है, तो मैं आपको एक एग्जांपल और कराता हूं ताकि आपको चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर हो बेटा। ठीक है ना, लेक्चर्स का ड्यूरेशन बढ़ाने की भी वजह यही है कि आपको चीजें अच्छे से समझ में आनी चाहिए, है ना। देखिए अगला हमारे पास बेटा लिखा हुआ है, थर्ड एग्जांपल लिखा है fx is equal to sin x by x, और मुझे बोला जा रहा है x is not equal to 0, क्योंकि आपको पता है अगर आप x को 0 रख देंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। इसका बेटा देखिए जो ग्राफ हमारे पास दिया है, ठीक है, इसका ग्राफ अंदाजे से मैं आपके लिए बेटा बना देता हूं। इसका ग्राफ कुछ ऐसा हमारे पास दिया हुआ है। ये वाला पॉइंट -π का है, ये वाला पॉइंट π का है, ये पॉइंट 0 है, और ये वाला बेटा जो आपके पास पॉइंट है दिस इज -π/2, और -π/2 पर इसकी बेटा वैल्यू जो है, ठीक है, -π/2 अगर आप रखेंगे तो -π/2 पर बेटा इसकी वैल्यू आ जाएगी 2/π। आप देख भी सकते हैं -π/2 रखेंगे तो sin of -π/2 -1, और -π/2 रखेंगे माइनस बैलेंस हो जाएगा 2/π। और यहाँ पर बेटा ये हॉलो है, ठीक है ना, यहाँ टॉप मोस्ट पॉइंट पे ये हॉलो है। इस तरीके का आपके पास इसका कर्व दिया हुआ है, क्योंकि आप जानते हैं कि आप x की वैल्यू 0 रख नहीं सकते। अब यहाँ पर बेटा अगर हम देखेंगे, ठीक है, ये x, अगर आप x को 0+ से या 0- से जाओगे, अगर बेटा आप बोलोगे लिमिट x अप्रोचेस 0 fx, तो आपको पता है बेटा sin x/x की लिमिट क्या होती है? 1 की तरफ जाती है। आप यहाँ ग्राफ से भी देख सकते हैं कि अगर आप 1+ से जाओगे तब भी आपको 1 की तरफ जाते हुए मिल रहा है, 1- से जाओगे तब भी आपको 1 की तरफ जाते हुए मिल रहा है। मतलब इसकी लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन क्या मेरा फंक्शन का वैल्यू 0 पर डिफाइंड है क्या? f of 0 इज नॉट डिफाइंड। देख लो ध्यान से, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है बेटा, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन f of 0 इज नॉट डिफाइंड। इसलिए ये भी क्या है? दिस इज आल्सो अ मिसिंग पॉइंट। दिस इज आल्सो अ मिसिंग पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। और मिसिंग पॉइंट कब आती है? मिसिंग पॉइंट आती है रिमूवेबल में। और रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी क्या होती है? जिसमें लिमिट नेसेसरीली एग्जिस्ट करे।
लिमिट एग्जिस्ट करेगी और वो फंक्शन की वैल्यू के बराबर नहीं होगी, तब आपका बेटा रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी आता है। इन वाले ये जो तीनों ही मैंने आपको एग्जांपल दिए, इन तीनों एग्जांपल में बेटा आपने देखा कि आपका फंक्शन उस वैल्यू पर डिफाइंड ही नहीं था, ठीक है, इसलिए ये मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी आ रहा था। अब बेटा हम आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स लेके बताता हूं आइसोलेटेड पॉइंट, ठीक है। ये हमने मिसिंग पॉइंट देख लिया रिमूवेबल टाइप में, अब हम देखते हैं आइसोलेटेड पॉइंट। देखेंगे बेटा ध्यान से, हमारे पास रिमूवेबल में ही जो सेकंड पार्ट दैट इज आइसोलेटेड पॉइंट, आइसोलेटेड पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। आइसोलेटेड पॉइंट में भी क्या होगा, आइसोलेटेड पॉइंट में बेटा वही होगा कि लिमिट x अप्रोचेस 0 fx एग्जिस्ट करेगा, लिमिट x अप्रोचेस 0 fx एग्जिस्ट करेगा, और आइसोलेटेड पॉइंट है तो फंक्शन का वैल्यू 0 पर डिफाइंड भी होगा। या यहां पे a कर लो, लिमिट x अप्रोचेस a fx एग्जिस्ट करेगा, फंक्शन का वैल्यू a पर डिफाइंड भी होगा, ठीक है, फंक्शन का वैल्यू a पर बेटा डिफाइंड भी होगा, बट लिमिट x अप्रोचेस a fx विल नॉट बी इक्वल टू f ऑफ a, ये दोनों बराबर नहीं। ये बात बेटा श्योर है कि आपके पास अगर आइसोलेटेड पॉइंट आ रहा है, तो मैंने अभी आपको आइसोलेटेड पॉइंट का ग्राफ बताया भी था, फंक्शन आपका वेल डिफाइंड है, फंक्शन आपका वेल डिफाइंड है, लेकिन लिमिट बेटा इसका एग्जिस्ट नहीं कर रहा, और क्योंकि ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा इसलिए ये क्या है, ये एक रिमूवेबल टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। लिमिट एग्जिस्ट्स, fa is also defined, लेकिन लिमिट x अप्रोचेस fx is not equal to fa। एग्जांपल देखते हैं बेटा, मैं आपको इसका एग्जांपल कराता हूं। पहला इसका एग्जांपल है, मान लीजिए आपके पास दिया हुआ fx is equal to ब्रैकेटेड x प्लस ब्रैकेटेड ऑफ माइनस x। मान लीजिए बेटा हमारे पास लिखा हुआ है fx is equal to ब्रैकेटेड x प्लस ब्रैकेटेड ऑफ माइनस x। तो आप बेटा इस बात को जानते हैं कि यार ब्रैकेटेड x प्लस ब्रैकेटेड माइनस x क्या होता है, 0 होता है when x belongs to an integer। अगर x कोई भी एक इंटीजर हो बेटा तो इसका आंसर 0 होता है, अदरवाइज इसका आंसर -1 होता है। x अगर नॉन इंटीग्रल कोई भी वैल्यू हो, रैशनल हो चाहे इरैशनल हो, अगर बेटा x नॉन इंटीग्रल कोई भी वैल्यू हो, रियल वैल्यू होगी, तो आपके पास इसका आंसर -1 आ जाएगा। मतलब ये क्या हो गया बेटा, ये आप देख लीजिए, लिमिट इसका एग्जिस्ट करेगा, फंक्शन डिफाइंड भी होगा, लेकिन फंक्शन का वैल्यू उस लिमिट के बराबर नहीं होगा। मैं आपको देखो ग्राफ करके बताता हूं, इसका ग्राफ मैं आपको बताता हूं, ध्यान से देखिएगा बेटा। आपको यहां पर दिखाई दे रहा है कि ये हमारे पास x एक्सिस मैंने आपके लिए बना दिया, ठीक है, ये बेटा y एक्सिस है, और मैं ये बेटा पॉइंट्स आपके लिए नोट कर देता हूं। देखिए 0 पर, 1 पर, 2 पर, 3 पर, है ना, -1 पर, जितने भी इंटीग्रल वैल्यूज हैं, जितने भी इंटीग्रल वैल्यूज है बेटा, देखो सब में आंसर क्या आ रहा है, सब में आंसर 0 आ रहा है, इंटीग्रल वैल्यूज में आंसर 0 आ रहा है। लेकिन बेटा अगर आप नॉन इंटीग्रल वैल्यूज की बात करेंगे तो आंसर हमेशा क्या आएगा, देखो 0 से लेकर -1 तक, इसको मैं यहां से बनाता हूं, 0 से लेकर -1 तक बेटा ये आंसर आपका -1 आएगा, फिर यहां पे आएगा हॉलो, फिर यहां से लेकर आप आगे बेटा बढ़ेंगे तो आंसर आपका आएगा -1, फिर आएगा हॉलो, क्योंकि इंटीजर पे क्या हो जाएगा, ये 1 2 3, इंटीजर पे इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। 3 तक देखो ये ग्राफ आपका ऐसे बेटा बढ़ रहा होगा, लेकिन यहाँ पर अगेन हॉलो पॉइंट आ जाएगा। वैसे ही बैक साइड में बेटा आप देखेंगे ग्राफ आपका कंटिन्यूअसली -1 वैल्यू दे रहा होगा, लेकिन यहाँ पर हॉलो पॉइंट आ जाएगा। एकदम आपको बेटा क्लियर पता होना चाहिए, देखो 0 पर भी वही हो रहा होगा, 0 पर भी बेटा वही हो रहा होगा, हॉलो पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। तो जितनी भी इंटीग्रल वैल्यूज आएंगी, इंटीग्रल वैल्यूज में बेटा आपके पास आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। इंटीग्रल वैल्यूज में बेटा आपके पास आंसर 0 आएगा, बट बेटा अगर आप नॉन इंटीग्रल वैल्यूज देखेंगे तो नॉन इंटीग्रल वैल्यूज में हमेशा क्या होगा, -1 होगा। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे बेटा तो आप समझने की कोशिश करिए, आइसोलेटेड पॉइंट बोलने का मतलब क्या है, लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही, लिमिट क्यों एग्जिस्ट कर रही है, क्योंकि देखो आप किसी भी इंटीजर पे देखोगे, आप बेटा किसी भी इंटीजर पे देखोगे, आप उस इंटीजर के प्लस साइड से देखो या आप उस इंटीजर के माइनस साइड से देखो, लिमिट तो -1 की तरफ जा रहा है। आप किसी भी बेटा इंटीजर पर देखो, आप इंटीजर के प्लस साइड से देखो या माइनस साइड से देखो, आंसर तो उसका लिमिट का -1 की तरफ ही जा रहा है, लेकिन और फंक्शन भी आपका डिफाइंड है, फंक्शन भी आपका डिफाइंड है, हर इंटीजर पर देख लो फंक्शन आपका कहां पर है, 0 पर है।
फंक्शन आपका वेल डिफाइंड है, लिमिट आपका एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन ये एक डिसकंटिन्यूटी आ रही है विच इज आइसोलेटेड पॉइंट। क्यों? क्योंकि बेटा मुझे पेन उठा के बार बार दूसरी जगह रखना पड़ा। तो ये भी एक रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है। रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी का मतलब ही ये है कि लिमिट एग्जिस्ट करेगा। अब अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, अगर बेटा लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है और अगर आपका फंक्शन अनडिफाइंड है, तो वो आ जाएगा कौन सा? मिसिंग पॉइंट, क्योंकि वहां पर एक पॉइंट मिस हो गया पॉइंट, ठीक है, तो वो आ जाएगा मिसिंग पॉइंट। और अगर बेटा आपका लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है और वो कहीं और पर आपका फंक्शन डिफाइंड है, मतलब वो आ जाएगा आइसोलेटेड पॉइंट। आइसोलेटेड पॉइंट मतलब कहीं और आइसोलेटेड एरिया पर वो पॉइंट लोकेटेड, ये इसका मतलब बेटा, ठीक है। तो दिस एग्जांपल है ना, यहां पर मैं आपको लिख देता हूं fx यहां पर हैज आइसोलेटेड डिसकंटिन्यूटी, आइसोलेटेड पॉइंट discontinuity. fx has isolated point discontinuity at all the integral points या at all the integers आप बोल सकते हैं, जितने भी इंटीजर्स हैं बेटा या x की जितनी भी इंटीग्रल वैल्यूज हैं सब में देख लीजिए लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। लिमिट कहां जा रहा है? लिमिट -1 की तरफ जा रहा है, लेकिन आपका फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जा रहा है क्योंकि फंक्शन की वैल्यू लिमिट के बराबर नहीं है। फंक्शन की वैल्यू वहां पर कहां हो जा रही है? इंटीजर्स में 0 हो जा रही है, ठीक है। इसका बेटा एक एग्जांपल हम और लेते हैं। मैंने आपको एक एग्जांपल कराया, मैं आपको इसका एक दूसरा एग्जांपल और कराता हूं। मान लीजिए बेटा आपको fx मान लीजिए बेटा आपको फंक्शन दिया हुआ है सिग्नम ऑफ cos 2x, सिग्नम ऑफ cos 2x minus 2 sin x, सिग्नम ऑफ cos 2x minus 2 sin x plus 3। ये बेटा आपके पास मान लीजिए एक फंक्शन दिया सिग्नम ऑफ cos 2x minus 2 sin x plus 3। जरा बेटा ध्यान से सोचिए, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? सिग्नम ऑफ cos 2x को क्या मैं 1 minus 2 sin square x लिख सकता हूं? cos 2x को 1 minus 2 sin square x और उसके बाद minus 2 sin x और plus 3 मेरे पास लिखा हुआ, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? सिग्नम ऑफ, ध्यान से देखेंगे, minus 2 sin square x minus 2 sin x और 3 और 1 प्लस, ये मेरे पास आ गया। तो यहां से मेरे पास देखिए क्या आ गया, अगर मैं इसमें सिग्नम ऑफ लिखूं -2r निकाल लेते हैं, अंदर लिखा हुआ है sin square x प्लस sin x और प्लस 2 माइनस sin square x प्लस sin x माइनस 2। आपने इसमें क्या किया? -2 कॉमन ले लिया। तो ये बेटा अगर आप इसको फैक्टराइज करके देखेंगे तो आपके पास ये लिखा हुआ है sin square x प्लस 2 sin x माइनस sin x, तो ये आ गया क्या? प्लस sin x और -2। तो यहां से मेरे पास आ जाएगा सिग्नम ऑफ -2 टाइम्स sin x प्लस 2 इनटू sin x माइनस 1। ये मेरे पास आ गया। या अगर मैं इस माइनस को भी बेटा अंदर सेट करना चाहूं तो मैं इसको लिख सकता हूं सिग्नम ऑफ ट्वाइस ऑफ 2 प्लस sin x इनटू 1 माइनस sin x। मैंने इसको देखिए सेट कर दिया, sin x माइनस 1 को मैं माइनस अंदर ले गया तो 1 माइनस sin x मेरे पास आ गया। तो अगर मैं यहां पर बेटा ध्यान से इस बात को समझूं, अगर मैं इस fx को ध्यान से समझने की कोशिश करूं तो मुझे इसमें क्या चीज समझ में आती है? मुझे यार इसमें ये चीज समझ में आती है कि यार ये जो फंक्शन है इसकी वैल्यू देखिए, इस फंक्शन की दो वैल्यूज पॉसिबल है। अगर sin x की वैल्यू 1 हुई, अगर बेटा sin x की वैल्यू 1 हुई तो ये पूरी चीज 0 हो जाएगी, तो इसका आंसर 0 आएगा एट sin x इज इक्वल टू 1। और उसके अलावा sin x अगर बेटा कुछ भी हुआ, sin x चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, ध्यान से आप सोच के देखिए, अगर sin x पॉजिटिव हुआ, अगर sin x पॉजिटिव हुआ तो 1 माइनस sin x तो पॉजिटिव ही होगा, 2 प्लस sin x भी पॉजिटिव ही होगा, तो ये पूरी चीज पॉजिटिव आ गई। अगर sin x नेगेटिव भी हुआ तब भी बेटा ये 1 माइनस sin x पॉजिटिव होगा, 2 प्लस sin x पॉजिटिव ही होगा, भले चाहे sin x नेगेटिव हो जाए, क्योंकि sin x तो -1 से 1 के बीच में होता है, तब भी ये पॉजिटिव ही है। मतलब इसके अलावा sin x कुछ भी हो, अंदर वाली चीज हमेशा पॉजिटिव होगी और सिग्नम ऑफ अ पॉजिटिव क्वांटिटी इज 1। तो व्हेन sin x इज नॉट इक्वल टू, मतलब अगर sin x की वैल्यू बेटा 1 हो गई, अगर sin x की वैल्यू 1 हो गई तो इस पूरे का सिग्नम क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। लेकिन अगर उसके अलावा sin x कुछ भी और हुआ, उसके अलावा बेटा sin x अगर कुछ भी और हुआ तो इसका आंसर हमेशा क्या आएगा? 1 आएगा, एक पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी। इसका बेटा मैं आपको ग्राफ
बता देता हूँ, है ना। ये वाला मैं आपको ग्राफ मिटा देता हूँ यहाँ से, इसका मैं आपको ग्राफ समझा देता हूँ, देखिएगा ध्यान से। ये बात मुझे लगता है आपको समझ में आ रही होगी बेटा, बहुत सिंपल सा ये एग्जाम्पल है ना। बेसिकली ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन है जो मैं आपको एग्जाम्पल के रूप में दे रहा हूँ, सब छोटे छोटे सवाल। 1 माइनस साइन एक्स आप देख सकते हैं, अगर साइन एक्स पॉजिटिव क्वांटिटी होगी तो 1 से तो छोटी ही होगी, या 1 के बराबर तो हो नहीं सकती। 1 से छोटी क्वांटिटी होगी तो ये पॉजिटिव ही होगा, पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव ही होगा, सिग्नम ऑफ पॉजिटिव क्वांटिटी माना जाएगा। अगर sin x नेगेटिव भी हुआ तो 1 माइनस अ नेगेटिव क्वांटिटी, ये पॉजिटिव, ये अगेन पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि sin x अगर नेगेटिव हो भी गया तो -1 से तो छोटा हो नहीं सकता, तो ये पॉजिटिव, तो अभी भी ये पूरी चीज पॉजिटिव है, तो सिग्नम पॉजिटिव ही आएगा। और सिग्नम ऑफ पॉजिटिव क्वांटिटी क्या होता है? 1 होता है। तो इसका बेटा अगर आप ग्राफ देखेंगे, ठीक है, इसका अगर हम ग्राफ बनाएं तो हमारे पास आ जाएगा, ये हमारी देखिए x एक्सिस है, आपको दिख रहा है कि मैक्सिमम टाइम्स इसका आंसर क्या होगा बेटा? मैक्सिमम टाइम्स इसका आंसर 1 होगा, मैक्सिमम टाइम्स बेटा इसका आंसर 1 होगा। लेकिन जितने भी बेटा आप देखिए, जब जब sin x की वैल्यू 1 हो रही होगी, sin x की वैल्यू जहां पर बेटा 1 हो रही होगी, वहां पर आपको प्रॉब्लम आएगी। जैसे sin x 1 कब होता है? π/2 पर होता है। अगर sin x π/2 पर 1 होता है, मतलब π/2 पर इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? नीचे आ जाएगी, ठीक है, ये वाला पॉइंट है π/2 का। फिर sin x 1 कब होता है? π/2 प्लस 2π पे, मतलब 5π/2 पे, तो 5π/2 पर भी इसका आंसर क्या आएगा? नीचे आ जाएगा, ठीक है। जैसे π/2 पर बेटा इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी, 5π/2 पर भी इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी, ठीक है। वैसे ही अगर बेटा मैं π/2 से पहले देखूं तो -3π/2 पर, देखो π/2 से आप जब पहले देखेंगे बेटा तो -3π/2 पर भी इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी? नीचे आ जाएगी, ठीक है। बाकी हर समय ये वैल्यू क्या रहेगी? ऊपर रहेगी। यहाँ हॉलो आ जाएगा, देखो ये इस तरीके से ऊपर चल रहा है, यहाँ हॉलो आ जाएगा, ये इस तरीके से ऊपर चल रहा है, यहाँ हॉलो आ जाएगा, ठीक है। आसान से बेटा ये आर्टिकल्स हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ना। ये वाला आ जाएगा when x is equal to 2n pi plus π/2, आप देख सकते हैं π/2 पर sin x की वैल्यू 1 होती है, उसमें आप 2n pi ऐड करते जाएंगे, ये सब आपको आता ही है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये π/2 पर इसकी वैल्यू 1 होती है, फिर 2π जैसे आप ऐड करोगे तो फिर इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, तो ये आप कर सकते हैं। और अदरवाइज ये हमेशा क्या होगा? 1 होगा, अदरवाइज ये हमेशा इसकी वैल्यू 1 होगी। सिर्फ π/2 और उसके 2π के मल्टीपल्स आप ऐड करते जाएंगे तो उस वैल्यू पर इसका आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। तो ये हो गया बेटा आपके पास रिमूवेबल डिस्कंटिन्यूटी, ठीक है। मैंने अभी आपको करा दिया रिमूवेबल डिस्कंटिन्यूटी। अब हम देखते हैं नॉन रिमूवेबल। तो रिमूवेबल वाले में अगर हमने बेटा ये चीज समझी कि यार रिमूवेबल वाले में तो लिमिट एग्जिस्ट करती है, मतलब नॉन रिमूवेबल वाले में लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, ठीक है। मैं बोर्ड क्लियर कर लेता हूं फिर आपको समझाता हूं। देखिए बेटा हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है नॉन रिमूवेबल डिस्कंटिन्यूटी, ठीक है। नॉन रिमूवेबल डिस्कंटिन्यूटी ये अपने आप में 3 तरीके की होती है। पहले मैं आपको नॉन रिमूवेबल होता क्या बेसिक बता देता हूं। इधर बेटा लिमिट x अप्रोचेस a fx, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। एंड देयरफॉर इट इज नॉट पॉसिबल टू रीडिफाइन द फंक्शन इन एनी मैनर टू मेक इट कंटीन्यूअस। खैर उसका काम नहीं है, हमको बस ये याद होना चाहिए कि रिमूवेबल में लिमिट एग्जिस्ट करती है, लेकिन फंक्शन या तो अनडिफाइंड होता है या प्रॉपर्ली डिफाइंड होता है। अनडिफाइंड होता है तो मिसिंग पॉइंट होता है, प्रॉपर्ली डिफाइंड होता है तो आइसोलेटेड पॉइंट होता है। नॉन रिमूवेबल में लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करेगी, लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो उसके 3 बेटा पार्ट्स। पहला पार्ट है बेटा फाइनाइट टाइप। फाइनाइट टाइप क्या होता है कि जो दोनों लिमिट्स आएंगी, लिमिट एग्जिस्ट तो कर नहीं रही है बट बोथ लिमिट्स आर फाइनाइट, लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है लेकिन बेटा जो दोनों लिमिट्स आ रही हैं वो फाइनाइट है, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों अलग अलग है लेकिन फाइनाइट क्वांटिटीज है। मैं आपको एग्जांपल लेके बताता हूं बेटा। पहला एग्जांपल हमारे पास लिखा हुआ है लिमिट x अप्रोचेस 0 tan इनवर्स 1/x, लिमिट x अप्रोचेस 0 tan इनवर्स 1/x। अब देखो अगर आप बेटा इसको समझोगे tan इनवर्स 1/x को, तो आप क्या बोलोगे? राइट हैंड लिमिट इसका क्या आ रहा है? 0 प्लस पे, मतलब आप बोलेंगे लिमिट x अप्रोचेस 0 प्लस tan इनवर्स 1/x। तो यार 0 प्लस पर क्या होगा? 0 प्लस पर अगर आप देखोगे tan इनवर्स 1/0 प्लस, मतलब ये पूरा का पूरा पॉजिटिव इंफिनिटी की तरफ जा रहा होगा। अगर अंदर पॉजिटिव इंफिनिटी की तरफ जा रहा है मतलब इसका आंसर क्या आएगा? π/2 आएगा। पॉजिटिव इंफिनिटी की साइड तो ये π/2 आएगा।
और अगर बेटा मैं लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करूं, लिमिट x अप्रोचेस 0 माइनस tan इनवर्स 1/x, तो यार 0 माइनस पर ये क्या हो रहा होगा? 0 माइनस मतलब 0 से एक छोटी क्वांटिटी आपने रखी है, नेगेटिव क्वांटिटी रखी है। नेगेटिव क्वांटिटी रखी है मतलब अंदर वाली पूरी चीज माइनस इंफिनिटी की तरफ जा रही होगी, और tan इनवर्स माइनस इंफिनिटी क्या होता है? माइनस पाई बाई 2। तो देख लो लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही, लेकिन लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों क्या है बेटा? फाइनाइट क्वांटिटी, बोथ ऑफ देम आर फाइनाइट, लेकिन लिमिट बेटा एग्जिस्ट नहीं कर रही। तो ऐसे वाले में एक कंसेप्ट आता है जंप का, ठीक है, ऐसे वाले में एक कंसेप्ट आता है जंप का। जंप क्या होता है? जंप का मतलब होता है कि जब आपके पास नॉन रिमूवेबल डिस्कंटिन्यूटी हो, फाइनाइट टाइप हो, और दोनों लिमिट्स अलग अलग आ रही है, फाइनाइट टाइप है और देखो दोनों लिमिट्स अलग अलग आ रही हैं, तो जो दोनों का पॉजिटिव डिफरेंस होता है, जो दोनों का बेटा पॉजिटिव डिफरेंस होता है, दोनों के बीच की जो दूरी होती है दैट इज कॉल्ड जंप। तो पाई बाय 2 और माइनस पाई बाय 2 में दूरी कितनी है? दोनों के बीच का डिफरेंस है पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2, तो दोनों के बीच का जंप क्या आ जाएगा? पाई आ जाएगा। मतलब दोनों के बीच में जो जंप है बेटा दैट इज पाई। जंप का मतलब क्या है कि मान लीजिए आपके पास एक लिमिट यहाँ है, एक लिमिट मान लीजिए आपके पास यहाँ है, लेफ्ट हैंड लिमिट आपकी अलग आ रही है, राइट हैंड लिमिट आपकी अलग आ रही है, तो ये जो दोनों के बीच की जगह है दैट इज कॉल्ड योर जंप। ठीक है, ये मतलब होता है जंप। ठीक है, इसके बाद अगला बेटा देखिए मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। ये फर्स्ट एग्जांपल हो गया, सेकंड एग्जांपल लेते हैं। सेकंड एग्जांपल हमारे पास लिखा हुआ है लिमिट x अप्रोचेस 0, हमारे पास है बेटा मॉड ऑफ sin x बाय x, लिमिट x अप्रोचेस 0 मॉड ऑफ sin x बाय x। अब लिमिट x अप्रोचेस 0 मॉड ऑफ sin x बाय x, देखो अगर बेटा आप राइट हैंड लिमिट बात करेंगे तो राइट हैंड लिमिट क्या होगा? लिमिट x अप्रोचेस 0 प्लस पर करोगे तो एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, साइन ऑफ 0 प्लस एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, मतलब ये आएगा sin x बाय x, और sin x बाय x क्या होता है? 0 प्लस पे तो 1 की तरफ जाता है, इसमें कोई एरर नहीं। लेकिन अगर बेटा मैं लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करूं, मतलब अगर मैं आपको बोलूं लिमिट x अप्रोचेस 0 माइनस, तो 0 माइनस पर क्या हो रहा होगा बेटा? 0 माइनस जब आप रखोगे मतलब साइन का आर्गुमेंट नेगेटिव, साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा। साइन का आर्गुमेंट अगर बेटा नेगेटिव हो गया तो आप जरा सोच के देखिए, ये मॉड ऑफ साइन x है, बेसिकली ये माइनस साइन x बन के खुलेगा। मॉड ऑफ साइन x जो है ये माइनस साइन x बन के खुलेगा, क्योंकि x के अंदर वाली चीज नेगेटिव है, साइन के अंदर वाली चीज नेगेटिव है, तो ये पूरा नेगेटिव है और उसके आगे एक नेगेटिव लग गया तो फाइनली मॉड पॉजिटिव होगा। और नीचे क्या लिखा हुआ है? x लिखा हुआ है, तो अभी भी 0 माइनस पे है, साइन 0 बाय 0 तो किसकी तरफ जाएगा? जब आप 0 माइनस रखोगे, जब आप बेटा 0 माइनस रखोगे तो देख लो साइन 0 बाय 0 तो अभी भी 1 की तरफ जा रहा है, लेकिन आगे एक माइनस साइन भी लगा हुआ है, तो यार ये तो -1 की तरफ गया टोटल। साइन 0 बाय 0 1 की तरफ जा रहा है, लेकिन क्योंकि आगे एक माइनस साइन बेटा लगा हुआ है इसलिए इसका फाइनल आंसर क्या आ गया? -1। तो यहां पर आपके पास देखिए जंप कितने का है? जंप आपके पास बेटा यहां से आ जाएगा 2, जंप आपके पास आ जाएगा 2। दोनों के बीच की दूरी कितनी? ठीक है ना, राइट हैंड लिमिट आपके पास बेटा 1 आएगा, राइट हैंड लिमिट विल बी 1, एंड लेफ्ट हैंड लिमिट बेटा, लेफ्ट हैंड लिमिट आपके पास आ जाएगा 0 माइनस पे दैट इज -1, तो जंप आएगा 2 का। एक इसका एग्जांपल और लेते हैं, एक एग्जांपल बेटा और लेते हैं। देखो ये सारे ही जो हैं इनमें लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो अगर लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही मतलब ये नॉन रिमूवेबल है डिस्कंटिन्यूटी, क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही और क्योंकि इनके आंसर्स फाइनाइट आ रहे हैं इसलिए ये फाइनाइट टाइप है। ठीक है, इसका बेटा नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास लिमिट x अप्रोचेस 2 ब्रैकेटेड x अपॉन x, लिमिट x अप्रोचेस 2 ब्रैकेटेड x अपॉन x। तो यहां पर बेटा आप देखिए राइट हैंड लिमिट अगर आप देखेंगे तो राइट हैंड लिमिट मतलब आप 2 प्लस रखेंगे, 2 प्लस का ब्रैकेटेड क्या होता है? 2 होता है और नीचे x लिखा हुआ है। ठीक है, लिमिट x अप्रोचेस 2 प्लस, दोबारा लिखते हैं इसको, अच्छे से लिखते हैं। राइट हैंड लिमिट अगर मैं देखूंगा तो लिमिट x अप्रोचेस 2 प्लस का ब्रैकेटेड 2 बाय x। ठीक है, तो देखो यहां पर जब आप 2 रखोगे तो इसका आंसर 1 आएगा। लेकिन अगर मैं लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करूं तो लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब लिमिट x अप्रोचेस 2 माइनस का ब्रैकेटेड विल बी 1 बाय x, तो 1 बाय 2 आप इसका आंसर यहां से क्या आ जाएगा? हाफ आ जाएगा। तो यहां पर देखिए जंप कितने का आया? जंप आ गया हाफ। ठीक है, जंप किसमें आ गया? हाफ। राइट हैंड लिमिट अगर आप देखेंगे तो राइट हैंड लिमिट 1 आएगा और लेफ्ट हैंड लिमिट बेटा आपके पास आ जाएगा हाफ। ठीक है, मैं एक बार रीड भी कर देता हूं। इन दिस केस द नॉन नेगेटिव डिफरेंस बिटवीन द टू लिमिट्स इज कॉल्ड द जंप ऑफ डिस्कंटिन्यूटी, है ना, इसको बोला जाता है जंप ऑफ
डिसकंटिन्यूटी, कि दोनों डिसकंटिन्यूटीज के बीच में कितने का जंप है। जंप ऑफ डिसकंटिन्यूटी की बात कब होती है? जंप ऑफ डिसकंटिन्यूटी की बात होती है जब मेरे पास नॉन रिमूवेबल टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी हो और नॉन रिमूवेबल में भी फाइनाइट टाइप हो, क्योंकि फाइनाइट टाइप में बेटा दो मतलब अपने पास दो ऐसे आंसर्स आएंगे जिसके बीच को आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया बेटा आपके पास फाइनाइट टाइप। इसके बाद सेकंड बेटा हमारे पास आता है फाइनाइट टाइप के बाद इनफाइनाइट टाइप। ठीक है ना, बस ज्यादा अपन बेटा लंबा लेक्चर नहीं रखेंगे, थोड़ा सा बस और है ना, थोड़ा सा बस और, ये मैं आपको पोर्शन ये वाला बस आर्टिकल खत्म कर दूं, फिर अपन आज का लेक्चर एंड करेंगे। तो सेकंड हमारे पास बेटा आ जाएगा दैट इज इनफाइनाइट। इनफाइनाइट टाइप नॉन रिमूवेबल है, इसका मतलब अभी भी नॉन रिमूवेबल का मतलब अभी भी लिमिट एग्जिस्ट तो नहीं कर रही, लेकिन अगर इनफाइनाइट टाइप बोला जा रहा है मतलब जो लेफ्ट हैंड लिमिट है और राइट हैंड लिमिट है दोनों में से कोई एक लिमिट इंफिनिटी की तरफ जाएगा, है ना। एटलीस्ट one of the two limits, at least one of the two limits are infinity। दोनों में से कोई एक लिमिट, एटलीस्ट दोनों में से कोई एक लिमिट इंफिनिटी की तरफ जाए। जैसे एग्जांपल बेटा मैं आपको लेके बताता हूं, fx is equal to x by 1 minus x, fx is equal to x by 1 minus x at x equal to 1। अब आप देख सकते हैं बेटा x इक्वल टू 1 आप रख तो सकते नहीं, x इक्वल टू 1 तो आप रख नहीं सकते, आपके डोमेन के बाहर हो जाएगा। आप ऐसा करो, राइट हैंड और लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल के देखो। आप बेटा राइट हैंड और लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल के देखो। जब आप राइट हैंड लिमिट निकालोगे 1 प्लस आप रखोगे, तो 1 प्लस बेटा आप रखोगे तो यहाँ पर आप ध्यान से देखो, आप x को क्या रखोगे, आप x को रखोगे 1 प्लस h, यहाँ पर आप x को क्या रखोगे 1 माइनस h। तो आप यहाँ पर बोलेंगे लिमिट h अप्रोचेस 0। जब आप 1 प्लस h रखेंगे तो आपके पास आएगा 1 प्लस h बाय नीचे क्या आ जाएगा 1 माइनस x की जगह 1 प्लस h। देखो 1 से 1 गया, नीचे माइनस h आ रहा है। व्हेन h अप्रोचेस 0, व्हेन h अप्रोचेस 0, ये तो 0 1 बाय माइनस 0 की तरफ, मतलब ये माइनस इंफिनिटी की तरफ जा रहा है। और जब बेटा मैं लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करूं तो लिमिट h अप्रोचेस 0, x की जगह 1 माइनस h रखूंगा तो 1 माइनस h अपॉन 1 माइनस h रखेंगे तो 1 माइनस 1 माइनस h, 1 से 1 गया माइनस माइनस प्लस, h अप्रोचेस 0 1 बाय 0, ये इंफिनिटी की तरफ जा रहा है। मतलब एक लिमिट बेटा आपकी 1 प्लस वाली जो लिमिट है, 1 प्लस वाली लिमिट आपकी माइनस इंफिनिटी की तरफ जा रही है, 1 माइनस वाली लिमिट बेटा आपकी प्लस इंफिनिटी की तरफ जा रही है। तो इस केस में आप जंप नहीं निकाल सकते, जंप केवल फाइनाइट लिमिट में निकलेगा, क्योंकि उसमें दो कोई ऐसे आंसर्स आते हैं जिसको आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका अगर लिमिट इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है तो आप जंप की इसमें बात नहीं करेंगे, है ना। और क्योंकि देखो दोनों लिमिट्स अलग है, पहली बात तो फाइनाइट है ही नहीं, फाइनाइट है ही नहीं तो ये तो लिमिट एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, और दोनों लिमिट्स अलग आ रही है, एक माइनस इंफिनिटी की तरफ आ रही है, एक प्लस इंफिनिटी की तरफ आ रही है, इसलिए ये जो है बेटा दिस इज इनफाइनाइट टाइप, दिस इज इनफाइनाइट टाइप। और ये किस में आता है, ये आता है नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी में, जिसमें लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता। अगला एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल आपके पास लिखा हुआ है fx is equal to 2 raised to the power 10x, fx is equal to 2 raised to the power 10x at x equal to pi by 2, fx is equal to 2 raised to the power 10x at x is equal to pi by 2। तो अब देखो इसमें बेटा आप ध्यान से समझो, आप अगर pi by 2 प्लस पे या pi by 2 माइनस पे बात करोगे तो बेटा आप pi by 2 प्लस पर बात करोगे तो आप ध्यान से देखिए pi by 2 प्लस पर tan का ग्राफ कैसा होता है। ठीक है, ये माइनस पाई बाय 2 वाली लाइन है, ये पाई बाय 2 वाली लाइन है, इस तरीके का ग्राफ आपके पास होता था। ये लाइन है आपके पास पाई बाय 2 की। अब पाई बाय 2 प्लस पर क्या हो रहा होगा, पाई बाय 2 प्लस पर आपका ग्राफ देखो किधर जा रहा है, माइनस इंफिनिटी की तरफ। पाई बाय 2 प्लस पर बेटा आपका ग्राफ माइनस इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, मतलब ये 2 की पावर माइनस इंफिनिटी, 2 की पावर माइनस इंफिनिटी, मतलब ये पूरी चीज किसकी तरफ जा रही है, fx जो है बेटा वो 0 की तरफ जा रहा है। ठीक है, इसका जो लिमिट अगर आप निकालेंगे ना, लिमिट x अप्रोचेस पाई बाय 2 प्लस fx, तो ये बेटा आपके पास आ रहा है किसकी तरफ, 0 की तरफ। और अगर मैं पाई बाय 2 माइनस पर बात करूं, लिमिट x अप्रोचेस पाई बाय 2 माइनस पर, तो पाई बाय 2 माइनस पर आप देखेंगे पाई बाय 2 माइनस पर ये पूरी चीज, ये ग्राफ किसकी तरफ जा रहा है, इंफिनिटी की तरफ। 2 की पावर इंफिनिटी क्या होता है, इंफिनिटी होता है, तो यहाँ पर आप इसको देखेंगे तो ये इंफिनिटी की तरफ जा रहा है। तो दोनों में से बेटा एटलीस्ट वन ऑफ द टू लिमिट्स आर इंफिनिटी, पहले ही बोल दिया गया, दोनों में से अगर कोई भी लिमिट
दोनों में से अगर लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों में से कोई भी अगर बेटा लिमिट इंफिनिटी की तरफ गई मतलब वो इनफाइनाइट टाइप का नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी होगा। ठीक है, पाई बाय 2 प्लस पे 0 की तरफ, पाई बाय 2 माइनस पे इंफिनिटी की तरफ। एक आखिरी एग्जांपल अपन देखते हैं। ठीक है, ऑसिलेटरी टाइप भले मैं आपको कल करा दूंगा, वो छोटा सा टॉपिक है। तो ये एक फाइनल अपन बेटा चीज देखते हैं। देखिए लास्ट एग्जांपल है fx इज इक्वल टू 1 बाय एक्स स्क्वायर, 1 बाय एक्स स्क्वायर एट x इक्वल टू 0। अब आपको पता है x इक्वल टू आप 0 डाल नहीं सकते, तो 0 प्लस पे और 0 माइनस पे हम बेटा बात करेंगे, 0 प्लस पे और 0 माइनस पे। तो जरा आप सोच के देखिए बेटा, जैसे ही आप 0 प्लस पर बात करेंगे तो 0 प्लस पर अगर बेटा आप बात करेंगे तो इसका आंसर किसकी तरफ जाएगा? 0 प्लस पर अगर करोगे तो नीचे तो पॉजिटिव ही नंबर आएगा, मतलब लिमिट x अप्रोचेस 0 प्लस fx क्या आएगा? इंफिनिटी की तरफ आएगा। और 0 माइनस भी अगर आप रखोगे बेटा, आप 0 माइनस भी रखोगे तो नेगेटिव चीज का भी स्क्वायर क्या होगा? पॉजिटिव ही होगा, मतलब कि लिमिट x अप्रोचेस 0 माइनस fx ये भी किसकी तरफ जाएगा? इंफिनिटी की तरफ जाएगा। दोनों ही केस बेटा, दोनों ही केस आपके 0 प्लस पे और 0 माइनस पे दोनों ही केस आपके इंफिनिटी की तरफ जाएंगे, इसलिए ये भी क्या है? इनफाइनाइट टाइप ऑफ नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। तो आज के लिए बेटा हम इतना ही रखते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि लेक्चर नहीं तो हमारा ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर काफी पसंद आया होगा। हमने ये डिसकंटिन्यूटी के टाइप्स भी देख लिए, थोड़ा सा इसमें थ्योरेटिकल पोर्शन बचा है, मैं आपको वो करा दूंगा। अगले लेक्चर में बेटा हम काफी सारे थ्योरम्स देखेंगे कंटिन्यूटी के वाले चैप्टर के। नेक्स्ट लेक्चर बहुत मजेदार होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आपको आज का लेक्चर कैसा लगा बेटा, मुझे कमेंट्स में आप बिल्कुल बताइएगा कि आज के लेक्चर से आपको फायदा मिला या नहीं मिला, या ओवरऑल जो हम बेटा जितने सारे चैप्टर्स कर रहे हैं और जिस तरीके से कर रहे हैं आपको वो तरीका पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा। आपको ओवरऑल बेनिफिट अगर हो रहा होगा तो मुझे जरूर बेटा कमेंट्स में आप बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के साथ इस वीडियो के लिंक को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और जितने भी बेटा नए स्टूडेंट्स जो फर्स्ट टाइम हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख रहा होगा, उसे ज्वाइन करिए बेटा, ताकि आपको सारे लेक्चर के अपडेट्स टाइम पे मिल पाएं। और प्रैक्टिस के लिए बेटा आपको होमवर्क की शीट्स भी उसमें मिलेंगी, ताकि आप अपने प्रिपरेशन को एक लेवल और अच्छे से ऊपर लेकर जा पाएं। तो इसी तरीके से पढ़ाई करते रहिए और वीडियोस बेटा देखते रहिए, और जो भी आपके डाउट्स एंड ऑनेस्ट फीडबैक हो उसे कमेंट्स में शेयर करते रहिए। थैंक यू।